स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। 100 नॉट आउट हो गए हैं जी आप, सेंचुरी होगी आपकी। हाँ बस कोई एडा कमाल नहीं किया तुम, पेपर पास करना फिर ये तालियां बजाना। अच्छा डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 100 लेक्चर, बी निकाल देने, बी कभी भी नहीं गिनने आपने। अच्छा वो तो एक्स्ट्रा क्लास थे, आपको पता ही है, कभी टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, कभी एमसीक्यूज है, छोटी छोटी मार्क, ठीक है ना। असल तो सिर्फ 100 ही लेक्चर पढ़े हैं, बस सिर्फ 100 लेक्चर। अच्छा जी 6 माह लेक्चर 100 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का आपकी एक पेंडिंग चीज थी असल में, आज जो है वही बस मैं पहले स्टार्ट की, फिर टर्म टेस्ट का एक सवाल डिस्कस कर दिया, क्योंकि हफ्ते वाले दिन टर्म टेस्ट डिस्कस करना ही था, तो मैंने कहा उस दिन पूरा होना हो, फिर हो सकता है उस दिन टाइम बच जाए तो रिवीजन जो चल रही हो वो कर लेंगे, ये काम भी तो करना ही था ना। तो एक एडजस्टमेंट, एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक पेंडिंग थी कैश फ्लो में, लेकिन चूंकि एनपीओ का टॉपिक ऐसा गले पड़ा कि उसने सांस लेने का मौका ही नहीं दिया हम लोगों को। रोज हम आते थे, सवाल कोई ना कोई हमारे सामने, वो क्या कहते हैं ना, सामना था किसका है, एक क्या 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 शेर कैसा है, नहीं इतना पुराना नहीं, अच्छा चले अच्छी बात है, पता है मुझे पता है, छोड़ रहने दो। अच्छा जी मैंने आपसे एक उसूल डिस्कस किया था, उसूल ये था कि इनडायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में हम बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करते हैं और प्रोविजन को ग्रॉस डेटर्स में से माइनस करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल आइटम में ले जाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड याद है? इनडायरेक्ट मेथड जिसमें पीबीडी से स्टार्ट करते थे। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, रेशियो का टॉपिक जो है ना लास्ट टाइम सिर्फ एमसीक्यूज में आया है, ऐसे ही बता रहा हूँ, तो आखिर में रख लिया मैंने ताकि आप घर ना जाएं छोड़ के क्लासें, और इस दफा मुझे लग रहा है उसमें सवाल आएगा, पता नहीं क्यों लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने कहा बात कर दूं, बीच में बातों में बात आ गई। अच्छा सॉरी, इनडायरेक्ट कैश फ्लो, बेटा खामोश हो जाएं प्लीज, आपस में ना बोलें। इनडायरेक्ट मेथड वो जिसमें पीबीटी से स्टार्ट करते थे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, वो वाला। डायरेक्ट मेथड में कैश आसान तो डायरेक्ट मेथड था यार, आपने कहा भी था, भूल गए हो? ये ज्यादा किया हुआ है इसलिए जी। इनडायरेक्ट मेथड में कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पे टू सप्लाई, सारा वो पीबीटी से लेके वर्किंग कैपिटल और नॉन कैश वाली जगह रिप्लेस करके सिर्फ 3 चीजें आ जाती थी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पे टू सप्लाई और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। ये 2 हमारे मेथड्स है, ठीक है। आज हम इस बैड डेट को बस खत्म कर ही डालेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के अंदर, इंशाल्लाह मसला नहीं रहेगा इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले तो एक पुरानी लॉजिक जो पेंडिंग थी वो आपको मैं देना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जो हमने रूल बनाया था वो रूल अप्लाई करके सारे सवाल हमने कर लिए, पर्चा पास हो चुका है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, फिर भी हम अब लॉजिक की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। बैड डेट को इग्नोर करेंगे, प्रोविजन को डेटर में से नेट करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल आइटम में ले जाएंगे, ये रूल बनाया था इनडायरेक्ट मेथड में। चलो ये डाटा कुछ था, ये डाटा बच्चों ने मुझे लिखवाया पिछली क्लास में, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं, करना चाहेंगे चेंज कर दें, चेंज फिर चेंज करना है तो फिर चेंज करें। ओपनिंग डेटर्स कोई बताए, कुछ फिगर तो हो 70, ठीक है। सेल्स की कोई फिगर बताएं, सेल्स की फिगर है जी कोई 1875, ऐसे अजीब अजीब फिगरें ले रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग कोई फिगर, बैड डेट रिटर्न ऑफ वो साथ ही रखो, मैंने ना नीचे नोट किया हुआ है, ठीक है। बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ मिसाल के तौर पे 7 रुपए, ठीक है, और क्लोजिंग है 393 भाई कह रहे हैं, ज्यादा ही नहीं हो गए, चलो ठीक है जैसे आपका दिल करे। ये सारा डाटा आपने लिखवाया, ओके। अब मैं इसको प्रोविजन पे भी लगाना है, जरा थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा कम कर लग रहा है, ठीक है। 193 कर लेते हैं, चलें 193 पर अगर 10% लगाएंगे तो कितना आएगा 19.3, वो 19 कर लूंगा मैं, ठीक है ना, ऐसे जरा। अच्छा जी 90 कर लो जरा, आपको फिर तकलीफ होनी है राउंडिंग की। अच्छा जी ये डाटा हमने मिलजुल कर ही लिखा है, लेकिन कैश की फिगर मैंने नहीं लिखी। कोई भी डाटा लिख लो यहाँ पे, कोई भी, मैंने सिर्फ इसलिए 190 कर दिया ताकि मैं 10% जो मेरी प्रोविजन रखी है ना तो 19 आ जाए, वरना 19.3 को भी मैंने 19 ही करना था, फिर आपने कहना था राउंड क्यों किया, इसलिए मैंने 190 कर दिया। अब ये डाटा आपके सामने है, आप बताएं, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, सारी चीजें अज्यूम की ऐसे ही, आप बताएं कैश कितना है 1748, ठीक है जी। ये बैलेंसिंग फिगर कैश आई है 1748। फिर सवाल में लिखा होता है, वो क्या लिखा होता है बताता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं जी 10% प्रोविजन भी है, तो 10% प्रोविजन है तो ओपनिंग 7 हो गया और क्लोजिंग 19 हो गया, ठीक है जी। ये तो उसी बेस पे निकल आया ना, ओपनिंग 7 क्लोजिंग 19, ओके। 10% जो है बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री हम यही करते थे, प्रोविजन डेबिट, बैड डेट ये डेटर्स के अंदर क्रेडिट, ठीक है। अब आप बताएं बैड डेट एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है वो कितना है, वो कितना है जी, बैलेंसिंग, ये हम निकाल रहे हैं बैलेंसिंग, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता होता है 19, ऐसे ही है। चलो अब ये तो लेजर्स हैं जो बनते हैं, आपके पास कैश फ्लो के सवाल में लेजर थोड़ा ही आता था, आपके सामने तो सवाल आता था, ठीक है। उस सवाल में होती थी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, मिसाल के तौर पे क्या, सवाल के तौर पे, बाकी सारी चीजें मैंने जीरो जूम कर दी है ताकि ये रूल मैं प्रूव तो कर सकूं, सही है, ठीक है। सेल्स कितनी है अब तो लिखा हुआ है ना, अब ना जूम फिर ना जूम करने लग जाना, एक बार जूम कर लिया वो सेल लेके आओ, ठीक है। सेल कितनी है 1875 और कोई एक्सपेंस नहीं है और
एक ही एक्सपेंस मैंने डाला और वो है बैड एक्सपेंस, वो कितना है 19, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें होती होंगी, ठीक है, मैंने सब अज्यूम जीरो कर लिया। तो सेल इस पूरे लेजर में से इनकम स्टेटमेंट में जाती है और इस पूरे लेजर में से बैड एक्सपेंस जाता है इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो बताओ जी 1856, कोई टैक्स मैंने अज्यूम नहीं किया, इसलिए यही पीबीटी यही पैट। बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स नेट आया करते थे, हो सकता है ना, चलो नेट करके बताओ मुझे। 70 में से 7 गया तो 63 ओपनिंग, और 190 में से 19 गया तो लो जी। अब आपके सामने ये आपके सामने नहीं होता, ये तो मैंने आपको जरा समझाने के लिए बताया कि देखो ये सारा कॉन्सेप्ट है, सारा कुछ आपने अज्यूम किया और कैश की फिगर बैलेंस ही निकाल लिया। अब सवाल यहां से शुरू होता है, आपके सामने सवाल आया करता था ऐसे, इनकम स्टेटमेंट है जी, बैलेंस शीट है जी, मैंने सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बनाए, ठीक है, पर अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा होता था बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इज 7। ये आपके सामने नहीं है लेजर्स, ठीक है, ये नहीं है, ये देखो ये कोई नहीं है, कोई है अब लो। अच्छा अब ये तो बाद में डिसाइड करेंगे ना कौन सा रिकमेंडेड जी। बच्चों पीबीटी आ रहा है, सवाल है, सवाल ये क्या है, क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन है। पीएनएल आ रहा है, बैलेंस शीट आ रही है, अदर इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऐसे ही होता था ना सवाल। अदर इन्फॉर्मेशन कह रहा है बैड रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इज 7 एंड अगली लाइन यूं लिखी होती थी कंपनीज पॉलिसीज टू मेंटेन प्रोविजन ऑफ 10%, मैंने प्रोविजन रेट इज 10% सिर्फ लिख दिया, ओके, जरा शॉर्ट करके। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कैश फ्लो यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, यही बनती थी कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। अब सीखा क्या था, हमने कहा था ये अदर इन्फॉर्मेशन होता था, मैंने आपको क्या रूल बतवाया हुआ है, क्या याद करवाया हुआ रूल, बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करो, कर दिया। प्रोविजन को डेटर्स में से, ग्रॉस डेटर्स में से लेस करो और नेट डेटर्स को ले जाओ वर्किंग कैपिटल में। अब बैलेंस शीट में पड़े ही कौन से हैं, नेट डेटर्स, तो वही यूज कर लेंगे। हम ये करते थे जी, ले आओ भाई इनको, हम कहते थे ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते आते ये बढ़ा है डेबिट कितने से, तो क्रेडिट यानी नेगेटिव, ये हो गया। और पीबीटी, सॉरी सवाल में पीबीटी भी गिवन था, पीबीटी कितना है जी 1856, ओके। अब 1856 माइनस करो जरा, बाकी सवाल तो खत्म। और कुछ सवाल में कुछ है, सवाल में और कुछ है बोलो, यही तो डाटा तो यही है ना। पीबीटी आ गया इधर, फिर ये इनडायरेक्ट सवाल, इनडायरेक्ट कैश फ्लो के सवाल में पीबीटी आ गया इधर, बैड डेट को इग्नोर, प्रोविजन को किया नेट, और नेट डेटर्स वो पड़े ही नेट थे, नेट को उठाया, यानी वो एडजस्टमेंट पूरी इग्नोर कर देते थे, याद है ना। ये ले आया यहां पर। अब मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, 1748 पॉजिटिव, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अरे 1748 ही निकला या नहीं निकला, हमने तो बैड डेट को इग्नोर किया, हमने तो प्रोविजन को नेट कर दिया और कैश की फिगर पे पहुंच गए। ये मैं कहा करता था आपको कि जो डेटर्स से सेल निकलनी होती है, क्रेडिटर इन्वेंट्री से परचेज, क्रेडिटर और इन्वेंट्री से परचेज और उसका कैश वो निकलना होता है। जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस के एक्सपेंस रिवर्स होकर कैश निकलना होता है, वो आप ना किया करो। मैं याद करता था सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एडमिन, इनको साइड पे कर दो। ये वर्किंग कैपिटल आइटम्स के अंदर खुद ब खुद कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते हैं। असल कहानी ये थी, मैंने सिर्फ एक इसीलिए लिया ताकि प्रूव कर सकें, सारी से इकट्ठी हो तो प्रूव तो नहीं हो सकता कि जी इसका कैश कितना उसका कितना, सब मिक्स हो जाता है, इसलिए अकेला किया, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम इंटरेस्ट पेबल को कभी भी वर्किंग कैपिटल आइटम में नहीं लाते थे, टैक्स तो वैसे ही इधर नहीं आता था। फिर हम उसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट इनकम आती थी तो उसको भी यहां नहीं लाते थे। यहां पे हम क्या रखते थे, सिर्फ वर्किंग कैपिटल आइटम, जिसमें क्या होता था, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, एक्रूअल्स, प्रीपेमेंट्स। इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, एक्रूअल, प्रीपेमेंट। इन्वेंट्री और क्रेडिटर से परचेजेस का कैश निकल आता होगा, ऐसे ही जैसे डेटर से सेल्स का कैश निकल आया ना, अभी प्रूव किया है, ऐसे ही एक्रूअल प्रीपेमेंट से एक्सपेंसेस का कैश भी निकल आता है जब ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये तो अब बात हजम हो गई, प्रूव हो गई कि हम जो बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करके प्रोविजन को नेट भी कर दें, तो ये काम करने से ऑटोमेटिकली निकली फिगर कैश की, जो आपने उधर बैलेंस ही निकाली थी, अब मैंने छुपा दी। सवाल में तो वो नजर नहीं आ रही थी, सवाल में तो हमने पीपीटी उठाया, सवाल में तो हमने डेटर्स नेट वाले उठा के वर्किंग कैपिटल में लिए, और जब कैश फ्लो निकाला तो वो कैश ही था। बाकी चीजें जीरो करने का मकसद ये था कि यहां पे वो कैश नजर आए, क्योंकि एक ही चीज सिर्फ मैंने ज़ूम की है ना सवाल के अंदर, ठीक है, सही है। तो बैड डेट को तो पक्का इग्नोर करना है, कौन से मेथड में, इनडायरेक्ट में, क्योंकि हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते हैं, वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। अब अगला सवाल आया, ठीक है, कि प्रोविजन को डेटर्स में से माइनस करके नेट डेटर्स ही क्यों लेते हैं, हम ग्रॉस डेटर्स क्यों नहीं लेते। तो कुछ बच्चों ने जिद की, नहीं जी हमें तो ग्रॉस डेटर्स लेकर दिखाएं, आईके अपने भी 1-2 सॉल्यूशंस के अंदर ऐसे किया हुआ है, डेटर्स को ग्रॉस पे प्रोविजन को अलग, तो कोई मसला नहीं है, वो कर लेते हैं, चेक करते हैं। लेकिन इसके लिए एक मजबूरी है, आपके सामने ये कहानी आपके सामने नहीं है, मजबूरी ये नहीं है, छुपाई हुई थी अच्छी बड़ी, नहीं है, ये कहानी आपके सामने नहीं, आपके सामने तो सवाल है। अब अगर सवाल है और कोई बच्चा जिद करे कि नहीं जी मैंने तो ग्रॉस डेटर्स
और प्रोविजन अलग अलग देखनी है तो भाई बैलेंस शीट में तो पड़े हैं नेट डेटर्स, इन छोटी सी वर्किंग करके करना पड़ेगा ग्रॉस। ये हल तो यही है ना, या तो अलग अलग दिए होते। अब मैंने सवाल से उठाया 171 और 63, ये क्या है? नेट डेटर्स। सवाल ने बताया प्रोविजन का रेट कितना है? 10%। मेरे सामने वो लेजर नहीं, मेरे सामने ये सवाल है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर ये 10 है तो डेटर्स नेट डेटर्स 90 है, प्रोविजन 10% है तो 100% ग्रॉस है। अब इसको यूज करके हम ग्रॉस डेटर्स या प्रोविजन निकाल सकते हैं। तो 63 जो है ये 90 है, हम 10 भी निकाल सकते थे, 100 भी, लेकिन इजी होता है 100 निकालो, उसको माइनस करें, फिर क्या रिवर्स वर्किंग दोबारा करें, ठीक है। तो इंटू 100 किया तो क्या आंसर आया? 70, ठीक है। तो फिर प्रोविजन कितनी निकली? 7। ये बैलेंसिंग निकाल लो आप, ये आपने बैलेंसिंग निकाल लिया। और अगर आप ये पहले निकाल लेते 60/90 इंटू 10 करते तो 7 आता, ये निकाल दे तो फिर इसको बैलेंसिंग निकाल लेते। ओके, ऐसे ही मैं 21 2021 के लिए करता हूँ यही काम। 2021 के अंदर 171 के नेट डेटर्स हैं, बाकी सब सेम है। डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 190, तो यहां पे आ गया 90। अब ये काम हो गया। अब मेरे पास ग्रॉस डेटर्स भी मौजूद हैं और प्रोविजन भी मौजूद है। अब आपको नेट वाली जो तकलीफ है वो दूर कर लेते हैं जी, नहीं यूज करते नेट को, हम नहीं यूज करते नेट को। सवाल तो फिर करना है ना दोबारा। अब दूसरा ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो पीबीटी उठाएंगे। पीबीटी 1856, ये ऑप्शन 2 1856, ठीक है जी। उसके बाद आपने जिद की, जिद पकड़ ली, नहीं जी नहीं, मैंने ये नेट वाले डेटर्स नहीं उठाने, बैलेंस शीट वाले, मुझे तो ग्रॉस चाहिए, निकालने भी पड़े। एक तो ये मसला हुआ, एक्स्ट्रा वर्किंग हो रही है, ये मसला हुआ। चलो अब ले लिया हमने। अब हम यहां पर लेकर आए डेटर्स, लेकिन अब कौन से डेटर्स ले रहे हैं हम? ग्रॉस। करेंगे तो काम वही, लेकिन ग्रॉस डेटर्स ये पड़े, यहां से हम इनको कहेंगे जी 70 से 190 पर आए तो डेटर्स बढ़ रहे हैं, डेटर्स एसेट हैं, बढ़े तो डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कैश को क्रेडिट। लेकिन एक मसला अब आ गया, जब आपने डेटर्स को ग्रॉस किया है और इनको अलग से कंसीडर किया है तो फिर प्रोविजन भी मौजूद है, इसको अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब प्रोविजन का भी ओपनिंग और क्लोजिंग ले लो, मेरा ये मशवरा, ठीक है। लेकिन ये नॉन कैश आइटम है ना, तो इसको एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश में ले जाओ। एक एडिशनल चीज आएगी और वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन की नेचर क्या है? मतलब लायबिलिटी है नहीं, है कॉन्ट्रा एसेट, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए कह लें लायबिलिटी, और बोलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट अ लायबिलिटी, बस इसकी नेचर लायबिलिटी, कॉन्ट्रा एसेट है ना, नेचर लायबिलिटी ऐसी है। लेकिन सर आसानी के लिए हम उसको लायबिलिटी कह लेते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल में डेबिट क्रेडिट करते थे ना, वैसे ही यहां पे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए प्रोविजन बढ़ी है, प्रोविजन इज लाइक अ लायबिलिटी, समझो लायबिलिटी बढ़ी है, लायबिलिटी बढ़े तो लायबिलिटी होती है क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश में डालो तो कैश डेबिट कितने से? 12 से। जरा आंसर निकालो, वही 1748 आ गया। ये बात समझ आई है? यानी अगर ग्रॉस डेटर्स, बैड डेट को इग्नोर ही करना है, लेकिन ग्रॉस डेटर्स अगर आपने सवाल में यूज कर लिए कैश फ्लो में, तो फिर प्रोविजन के साथ भी ये हरकत करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोविजन के साथ ये हरकत करनी पड़ेगी। और आपस की बात बताऊं, यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस से चल लो, या आप 9 को ले लो। वो 9 को लोगे तो फिर बैड डेट को भी लेकर आना पड़ेगा। इस बच्चे ने कहा एक ने कि जी बैड डेट एक्सपेंस को हम यहाँ पे वर्किंग नॉन कैश आइटम में ना हम एक्सपेंसेस लेते थे, तो बैड डेट एक्सपेंस ना ले लें। तो मैंने से कहा कि फिर सिर्फ 9 रुपए इधर आएंगे, फिर 2 को इग्नोर करने वाली बात भी अलग से याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए जिंदगी आसान रखो। पहली बात तो ये है कि काम ही ऐसे चलाओ, बैड डेट को हमेशा इग्नोर करो, डेटर्स को ले लो नेट। और अगर जिद है कि डेटर्स को ग्रॉस लेना है तो फिर प्रोविजन को नॉन कैश में शो करो, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने लिख दिया है, दरअसल ये बैड डेट एक्सपेंस का ही रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। तो प्रोविजन को भी लिखो और प्रोविजन लिखकर उसको भी उसी तरह से वर्किंग कैपिटल वाली एडजस्टमेंट की तरह से कर लो। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लायबिलिटी है, ठीक है ना। वो करने से आपका ये 12 का जो आंसर आएगा ये आपके इस फिगर को सही कर देगा, ठीक है। चलो तो, लेकिन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से मैं बच्चों को रेकमेंड किया करता हूं ऑप्शन 1, यही मैं करवाता भी आया हूं आपको, ठीक है। क्योंकि इसको आपने देख लिया कि इसमें काफी सारा वक्त हमारा बच गया, इसमें मुझे ये वर्किंग भी मैंने अवॉइड कर ली, ठीक है। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फिगर, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट भी मैंने अवॉइड कर ली। तो आई कैप करता है ये अलग अलग शो, लेकिन नेट करने से भी कोई हर्ज नहीं है, आंसर तो उससे भी सही आता है। अगर खाम खा ये डर लगे आपको कि पता नहीं आई कैप नंबरों के साथ क्या करे, तो उसका हल ये है कि जब आप नेट डेटर्स लिखो तो स्टार लगा के वहीं पर नीचे पेज के एंड पे लिख दो कि आई हैव यूज्ड नेट डेटर्स एंड इग्नोर्ड प्रोविजन, तो उसे पता लग जाएगा कि इसने जानते बूझते हुए किया। एहतियात अगर करनी है तो ऐसे कर लो, ओके। यहां तक को मसला। अब हम अपने रूल को एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। ये तो है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तस्वीरें बना रहे हैं बच्चे, देखो मैंने लेजर छुपाए हुए हैं क्योंकि आपके सामने सवाल होता है। वो सिर्फ इसलिए मैंने बनाए थे कि आपको ये बातें प्रूफ कर सकूं कि देखो जो फिगर्स आप सोचते थे कि ये आती क्यों नहीं है, वो आ रही हैं दरअसल, लेकिन तरीकाकार ये
इसलिए मैंने अब लेजर छुपाए हुए हैं जी। बैड डेट एक्सपेंस को ऐड बैक करें तो फिर दोनों चीजें लेनी पड़ती हैं, हम सिर्फ प्रोविजन का इंपैक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, इसीलिए ठीक है ना। वैसे ये 19 कैसे है, इसमें 12 रुपए प्रोविजन का इंपैक्ट है और 7 रुपए बैड डेट है, ठीक है ना। अब मैंने ये छुपाया हुआ था, अगर आप 19 को लेंगे तो फिर आपको बैड डेट को भी लेना पड़ेगा, दोनों चीजें लानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि आप नेट को, बैड डेट को हमेशा इग्नोर कर लें और प्रोविजन को उठा कर ले आएं, ताकि आप, बच्चों ने यही बात की है, मैंने ये तो अर्ज किया, बच्चों ने कहा जी बैड डेट एक्सपेंस की फिगर ले जाए ना उधर, तो मैंने उनको यही कहा था, जो मैंने आपको पहले बताया भी है, फिर कह रहा हूं, अगर बैड डेट एक्सपेंस 19 लेकर जाते हो ना इधर, जो कि गिवन भी नहीं है सवाल में, तो फिलहाल मेरे सवाल के अंदर मैं कोई लेजर तो नहीं बना रहा, मैं इनडायरेक्ट मेथड कर रहा हूं, ये तो डायरेक्ट मेथड में सामने आएगा बैड, जब लेजर बनेगा तो मैं तो इसीलिए वो छुपाया हुआ था, मैंने तो इसलिए ये काम किया हुआ है। 19 का तो आपको इसलिए पता लग रहा है क्योंकि आपके सामने लेजर बना था, और अगर आपको 19 चाहिए तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा, जबकि मैं कह रहा हूं जिंदगी आसान रखो, डेटर को वर्किंग कैपिटल में लेके जाते हैं, ग्रॉस ले गए कोई मसला नहीं, प्रोविजन का लेजर कोई नहीं बना होगा, आपको एक्सपेंस का पता हो, आप प्रोविजन का भी ओपनिंग क्लोजिंग उठाएं और यहां पे ले जाएं और उसको एडजस्ट कर दें। हाँ, अगर आप यहां पे लेजर बना के बैड एक्सपेंस ले आओगे ना बेटा, तो फिर रिटर्न ऑफ को भी यहां पे देखोगे, फिर दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सादा बात यार, जितना सोचते जाओ उतना बढ़ते जाओगे। सादा बात, पहली बात तो ये, बैड रिटर्न ऑफ को हमेशा इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्टली कौन सा मेथड चल रहा है इस वक्त, इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर बैड रिटर्न ऑफ को हमेशा करना है इग्नोर, अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ था, मैंने क्या कर दिया, इग्नोर। प्रोविजन को दो ऑप्शंस हैं, या तो डेटर्स में से माइनस कर दो और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में ले जाओ, या अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर ग्रॉस डेटर्स को लो, तो प्रोविजन के ही ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस उसी तरह से डेबिट क्रेडिट जब यहां पर देखकर करते थे वर्किंग कैपिटल में, उसी ट्रीटमेंट को यहां पर कर दो, लेकिन वो नॉन कैश आइटम उसको प्रेजेंट यहां पे कर दो, आंसर दोनों सूत्रों में सेम होगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप ऑप्शन 1 की तरफ जाया करें, ओके, ठीक है। अच्छा जी, इसको नोट कर लीजिए। ओके जी, अब ये रूल तो हो गया खत्म, ये तो हो गया पक्का। अब ज्यादा अहम बात शुरू होती है, और वो है डायरेक्ट मेथड में इस एडजस्टमेंट की डिस्कशन। इनडायरेक्ट मेथड हो गया, बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करते हैं, प्रोविजन को ग्रॉस में से माइनस करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल आइटम में ले जाते हैं। लेकिन ये तो हो गया ना रूल, पहली बात कि इसको तो हमेशा क्या करना है, हमने इग्नोर ही करना है, बैड रिटर्न ऑफ को तो हमेशा क्या करना है, लेकिन प्रोविजन को ग्रॉस डेटर में से माइनस करके नेट डेटर्स को लें, या प्रोविजन अलग ग्रॉस को अलग लें, यहां पे ऑप्शन है, जिसमें मैंने कहा था कि आप नेट करने वाले ऑप्शन पे चले जाओ, ये आसान है, ठीक है। अब बारी आती है डायरेक्ट मेथड की। इस मेथड में हमने वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर बना डाले थे। वर्किंग कैपिटल आइटम मतलब डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंटरीज, एक्रूवल, प्रीपेमेंट्स। इसका मतलब डेटर का भी अब लेजर बनना है। तो अगर डेटर का लेजर बनना है तो डेटर का लेजर, सवाल में प्रोविजन अगर है तो डेटर का लेजर कभी भी ग्रॉस पे नहीं बन सकता, डेटर का लेजर पे कभी भी नेट पे नहीं बन सकता, हमेशा किस पे बनेगा, ग्रॉस पे। अब यहां पे मजबूरी आ गई, ठीक है। तो ना तो हम कैश फ्लो अगर डायरेक्ट मेथड से हो तो ना तो हम बैड रिटर्न ऑफ को इग्नोर कर सकते हैं, ना ही प्रोविजन को डेटर में से नेट करके नेट डेटर से लेजर बना सकते हैं। मसला क्या है, डेटर का लेजर बनना है, अगर डेटर का लेजर बनना है तो उसमें बैड रिटर्न ऑफ को भी लिखना है, सही है। और फिर अगर प्रोविजन मौजूद है तो प्रोविजन को भी अलग रखना है, नेट नहीं करना, क्योंकि डेटर हमेशा ग्रॉस पे बनता है, प्रोविजन अलग होती है। अगर डेटर्स में से प्रोविजन नेट करके लेजर बना दिया तो ये तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ही अकाउंटिंग का खत्म। फिर आप बैड प्रोविजन डाउटफुल का टॉपिक इंटर में पढ़ के क्यों आए, वहां पे यही तो कहते थे कि इन पे हमें भी शक है, इसलिए इनको राइट ऑफ मत करो, डेटर्स में पड़े रहें। प्रोविजन में डेटर में प्रोविजन पड़ी होती है, 190 में ये 19 पड़े हैं, 190 में ये 19 पड़े हैं, निकाले नहीं है अभी, सिर्फ प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में 190 माइनस 19 करके, ठीक है। तो प्रोविजन वाले डेटर्स को हमने राइट ऑफ नहीं किया होता, इसलिए तो प्रोविजन है, बात समझे हो। तो डेटर्स ग्रॉस पे बनने हैं, तो उसलिए डेटर का लेजर बनना है तो बैड रिटर्न ऑफ को इग्नोर नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड में। और फिर डेटर का चूंकि लेजर बनना है तो वो हमेशा ग्रॉस पे बनना है, तो इसलिए उसको अलग रखना है और प्रोविजन को भी अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यही सवाल
आपके सामने हो और इस सवाल के अंदर आपको रिक्वायरमेंट में लिख दे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाओ यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ये एडजस्टमेंट ऐसे ही गिवन हो, ये सारा सवाल ऐसे ही हो, तो क्या चेंज आएगी? एक तो आपने डेटर का लेजर बनाना है, अब वो बनना है ग्रॉस पे, तो सवाल में गिवन है नेट डेटर्स, प्रोविजन अलग है, तो ये वर्किंग हो जाती है मस्ट। तो सबसे पहला स्टेप ये वर्किंग करनी पड़ेगी। इस वर्किंग में नेट डेटर्स को उठा के ग्रॉस डेटर्स पे बनाएंगे, ग्रॉस डेटर्स बनाकर डेटर का लेजर अलग बनाएंगे, प्रोविजन का लेजर अलग बनाएंगे, बैड डेटर में आपको प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट करेंगे और फिर डेटर में से कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकलेगा और प्रोविजन से बैड डेट एक्सपेंस निकलेगा। अब यहां लड़ाई पड़ेगी आके अगली, अगर खुदा ना खास्ता ये बैड एक्सपेंस किसी एक्सपेंस में छुपा पड़ा है और हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो हमें लाइक डेप्रिसिएशन इसको माइनस करना पड़ेगा। ये मैं अप्लाई करवाता हूं आपको जाके जालिब वाले सवाल में। यही बात मैं वहां पे बच्चों की शक्लें ऐसे बनी, मैंने कहा चलो सवाल करते हैं, तो जब सवाल करने गए तो फिर सारा सवाल ही कर दिया हमने, तो जो काम आज वैसे सोचा तो फिर वो थोड़ा सा आगे डिले हुआ है। ठीक है, तो रूल पहले लिख लें। रूल क्या है? ये रूल आज मैंने लिखवा दिया, कैश फ्लो डायरेक्ट। यहां तक रूल नंबर 3 तक तो आपने लिखा हुआ था ना, देख लो। रूल नंबर 4 क्या है? देखो ये दोनों इकट्ठे फिर रख लेंगे ऐसे आमने सामने, फिर मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना जी। डायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में हम बैड रिटर्न ऑफ को कंसीडर करते हैं, यानी इग्नोर नहीं करते। कंसीडर करने का मतलब क्या है कि एंट्री करते हैं प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, ये एंट्री सीखी हुई है ना, और बोलो 2 एंट्री से एक बनाई है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, यही करते हैं ना। तो डायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में हम बैड रिटर्न ऑफ को कंसीडर करते हैं, इग्नोर नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात, और प्रोविजन को भी हम कंसीडर करते हैं और उसे डेटर में से नेट नहीं करते, बल्कि डेटर और प्रोविजन का लेजर बनता है। डेटर और प्रोविजन का लेजर अलग अलग बनता है, डेटर और प्रोविजन का लेजर अलग अलग बनता है। ओके जी, ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट। ठीक है, आज आप लोगों को ना बच्चों को मैंने होमवर्क दिया है जालिब वाला सवाल दोनों मेथड से करके आना, एक ही सवाल, और मैं आज उसको दोनों मेथड डिस्कस करूंगा। अभी आपको ऐसे नहीं टाइम लग गया, तो जब दोनों से डिस्कस कर लूंगा तो फिर वो लेवल आपका आ जाएगा कि कैश फ्लो का सवाल भाई जिस मर्जी मेथड से आए कोई मसला नहीं है। एक ही सवाल को तो आपने पकड़ के दोनों मेथड से देख लिया, दोनों ट्रीटमेंट देख लिया, सारे कंफ्यूजन साइड पे हो गए। उसके अलावा फिर जितने सवाल क्लास में करवाएं बस वो करें, टॉपिक तैयार है और क्या करना है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो तैयार है जी। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। डायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में हम बैड रिटर्न ऑफ को कंसीडर करते हैं और प्रोविजन को भी कंसीडर करते हैं और उसे डेटर में से नेट नहीं करते, बल्कि डेटर और प्रोविजन का लेजर अलग अलग बनता है। तो जब अलग अलग बनता है तो डेटर तो ग्रॉस पे ही होंगे, लेजर डेटर का हमेशा ग्रॉस पे ही बनता है। ठीक है यार, पता नहीं की लिखी जाते हो साथ तस्वीर खींच लेंगे तुम यार। ये मैं कह रहा था ऐसे आमने सामने देखें, आमने सामने देखें। इनडायरेक्ट के सवालों में बैड रिटर्न ऑफ को इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में इसको कंसीडर करते हैं, यानी एंट्री करेंगे। इनडायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में ग्रॉस डेटर्स में से प्रोविजन को लेस करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में ले जाते हैं। डायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में प्रोविजन को भी कंसीडर करते हैं, उसको डेटर में से नेट नहीं करते, बल्कि डेटर और प्रोविजन का लेजर अलग अलग बनता है। तो डाटा नहीं था इस जैसा, यानी कि हमें ये तो नहीं पता था ना, मैं तो सवाल में ये बताया हुआ था नेट डेट और अदर इन्फॉर्मेशन थी प्रोविजन की एडजस्टमेंट। तो हमने फिर वहां से जाकर वर्किंग बनाई, डेटर्स को नेट से ग्रॉस बनाया, ग्रॉस का डेटर अलग बनाया, ग्रॉस डेटर का लेजर अलग बनाएंगे और प्रोविजन को अलग रखेंगे। ठीक है, फिर सारा कुछ वैसे ही करना है, यानी ये दोनों लेजर्स पूरे के पूरे बनाने हैं। फिर हमने ये बने हुए नहीं थे ना, सवाल तो यहां पे था, सवाल तो ये था, वो तो मैंने आपको ऐसे बताया था। तो या ये सवाल इनडायरेक्ट मेथड से करना है या ये डायरेक्ट से। अगर इनडायरेक्ट से करना है तो ये कर सकते हो, 2 ऑप्शन है, और अगर डायरेक्ट से करना है तो ये 2 लेजर्स बनाने हैं, जैसे भी बनाओ, जैसे भी बनाओ। ठीक है, हाँ जैसे भी बनाओ, ये आपका मसला है। ओके जी बेटा, अब ये इतनी ज्यादा छोटी तस्वीर कहां से आप सारी सही आ जाएंगी? बड़े कैमरे हैं उस्ताद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ हैं एडे ਤੁਸੀਂ DSLR पता नहीं की ਹੁੰਦਾ है। हाँ DSLR, हाँ मैं मजाक करता हूं, फिर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। वैसे ना मेरे ख्याल में अलग अलग कर लो तो मेरा मशवरा है, 2 तस्वीरें बना लो, ठीक है ना, जितनी को अच्छी है। देखो ना ये यहां तक, ऐसे जितनी यहां तक आती है ये कुछ मुनासिब है, ये कुछ मुनासिब लग रहा है मुझे। मैं किधर जाऊं? वैसे तो मैं स्मार्ट सही हूं, लेकिन मैं अब नहीं छुप सकता, छुपने वाली चीज है नहीं। वैसे एक तो इकट्ठा हो सकता था ये वाला, ठीक है जी। तो आप लोगों के पास बहरहाल ये लिखे हुए मौजूद हैं, ऐसे ही आप तस्वीरें बनाई जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा चलें,
अब जालिब वाले सवाल पे इसको अप्लाई करते हैं। मैंने आप लोगों को टर्म टेस्ट बंटवा दिया है। ये टर्म टेस्ट हर रोज आपके पास होना चाहिए। जिस दिन नहीं होगा मैंने कोई नहीं देना फिर दोबारा। ये किसी भी वक्त कोई भी सवाल डिस्कस हो सकता है। जैसे असल में तो डिस्कस करने वाला सवाल नंबर 2 है, वो मैंने किसी भी वक्त कर देना डिस्कस। बाकी किसी सवाल में इतनी जान नहीं थी, जिसमें थोड़ी बहुत है वो डिस्कस करने लगाऊंगा। ठीक है, चलो। नहीं, एक्स्ट्रा क्लास होनी, हफ्ते को क्लास होनी है। अब उस क्लास के अंदर वैसे भी ना, अब ये चीजें ऐसे ही हैं। अब मैं कोई भी टॉपिक पकड़ा करूंगा और उसमें जो मुझे लगेगा ना, ये जैसे अब ये काम ऐसा था कि जो खाम में ऐसे अड़ेका डाला हुआ था, उसने टॉपिक सारा हमारा तैयार था। वैसे मेरे प्लान में आज थोड़ी सी बात बताना थी आपको, एमसीक्यूज को कैसे आपने देखना है कैश फ्लो में, और उसको होमवर्क में देना था। लेकिन चूंकि 2 सवाल होमवर्क में चले गए, इनफैक्ट 3 बन गए हैं। ये जाले वाला सवाल आपने 2 बार करना है, एक बार डायरेक्ट से, एक बार इनडायरेक्ट से। उसके लिए सिर्फ शॉर्टकट बता दूंगा, पिछली क्लास को तो नहीं बताया, ज़हन में नहीं था, लेकिन आपने अगर ना पूछा तो भूल जाऊंगा। और फिर एक पास पेपर का छोटा सवाल और भी होमवर्क में है, तो इसलिए फिर मैंने एमसीक्यूज आज होमवर्क में नहीं दिए। ठीक है ना, तो यार छोटी छोटी बातें हैं, अब यही है। ऐसे ही हो सकता है कल को मेरा दिल में आए कि आगे 16 की फलां चीज रहती है, मैं वो भी साथ करा रहा हूं। तो ये आखिरी टॉपिक्स में ना हाफ लेक्चर सिर्फ अब मैं चलाया करूंगा जो हमने पढ़ना है। बड़े टॉपिक्स गए, अगली चीजें ही ऐसी हैं कि आप 10 मिनट पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। लेकिन अब एनपीओ का सवाल है, मैं कैसे आधी क्लास के अंदर वो करूं, आधी क्लास में रिवाइज करूं। कैश फ्लो का सवाल था। ये सारे टॉपिक्स पीछे जो गुजरे, इनमें इतनी गुंजाइश होती ही नहीं थी। लेकिन अब ये रेशियोज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेमवर्क जो है ये ऐसे ही हैं, इनको मैं हाफ लेक्चर में चलाया करूंगा, और हाफ लेक्चर जो है वो हम कोई ना कोई पिछला काम करना शुरू कर देंगे साथ साथ। जैसे ये रहता था, ये पेंडेंसी थी बेटा, ये रिमूव हो रही है अब। ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह से रिमूव नहीं हुई। अभी जब तक इसको दोनों मेथड्स में अच्छे से देख नहीं लेते, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। सवाल था हमारा जी, क्वेश्चन नंबर 4, जालिब इंडस्ट्रीज, 23 नंबर का। ये मुफ्त के 23 नंबर थे, मतलब इसमें से कम से कम 17-18 नंबर हर बच्चे ने ले लिए होंगे। ये आज होमवर्क में चला गया जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों करने हैं। मैं सोल्यूशन दूंगा दोनों के, बल्कि मैं वेबसाइट पे आज बैठ के अपलोड करता हूँ। ये वो जो वेबसाइट आपको दांसा वाली, उन्होंने मेरा वो बीच में ना नाम डाल दिया था, कब से मुझे कही जा रहे हैं कुछ रुपए फेंक भी दें, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, फिर सारे टेस्ट जो हो गए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्यूशंस वो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं स्टार्ट करूंगा आज या कल में इससे, इंशाल्लाह। ठीक है ना, ये बिस्मिल्लाह होगी, उसके बाद फिर चलते जाएंगे आगे। ओके, कल वाला काम नहीं होता सर, वो भी रहता है, वो भी अब होगा। सिबी के अंदर रिक्वायरमेंट भी होगा, अब सब होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब बड़ा सवाल कोई नहीं है। अब गपशप लगा करेगी, थोड़ा सा पढ़ा करेंगे, थोड़ी सी गपशप लगाया करेंगे, ऐसे ही एंजॉयमेंट में टॉपिक तैयार करते जाएंगे। जैसे आज कैश फ्लो में आपका टॉपिक इंशाल्लाह थोड़ी देर में तैयार होने वाला है। देखें सवाल, जालिब इंडस्ट्रीज है, कैश फ्लो बनानी है 31 दिसंबर 15 की बनानी है, बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में पीपी, सीडब्ल्यूआईपी, स्टॉक ट्रेड। मैं इस वक्त ट्रेड डेटर्स में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि अभी ये पढ़ के आए हैं, पूरा सवाल कोई नहीं करा रहा। अब बिल्कुल इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि अभी ये पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेड डेट्स नजर आ गए। अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना होती तो बस यही ग्रॉस थे, यही नेट थे, इन्हीं का लेजर बना लेते। लेकिन सवाल में एडजस्टमेंट नंबर डी गिवन थी, ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1 मिलियन। अब अगर मेथड डायरेक्ट है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये सवाल करा के ना फिर दोनों में ट्रीटमेंट साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है ना। और सोने पे सुहागा, इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट, यानी प्रोविजन है। अगर प्रोविजन है तो कहां है, नजर नहीं आ रही है, तो मतलब डेटर्स में से माइनस हो चुकी है और डेटर्स नेट हैं। अब अगर ये सवाल होता इनडायरेक्ट मेथड का, तो फिर तो परवाह कोई नहीं थी, फिर तो हम खुशी खुशी करते थे, आ जाओ भाई नेट डेटर्स तुम्हें ले जाएंगे वर्किंग कैपिटल में, और इस पूरी एडजस्टमेंट को इग्नोर मार देते थे। याद है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको रूल पढ़ाया वो इसी मेथड में पढ़ाया। ठीक है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता, आज हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर्स बनते हैं। तो सही है बेटा, को क्वेश्चन तो नहीं, मसला तो नहीं, कोई कॉन्सेप्चुअल मसला तो नहीं, आपस में बात कर, समझ आ रही जो बातें? अच्छा चलें, ठीक है, बाकी बातें क्लास के बाद कर लेना ना फिर। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में हमने डेटर का भी लेजर बनाना है, तो फिर डेटर का लेजर तो बनता है हमेशा ग्रॉस पे, नेट पे बन ही नहीं सकता। अगर प्रोविजन है तो फिर डेटर ग्रॉस पे, प्रोविजन अलग। यही तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब आ गया मसला। अब इस मसले को हल करने के लिए सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी ये वर्किंग। अगर प्रोविजन 5% है तो फिर नेट डेटर्स 95 होंगे, ग्रॉस 100 होंगे। अब सवाल में हमें गिवन हुआ करेंगे ये नेट। ठीक है, ऐसी एडजस्टमेंट जब वो करवाएगा आपको, ठीक है ना, वो इतना अच्छा नहीं कि ग्रॉस डेटर्स अलग दे, प्रोविजन अलग दे, वो आपसे निकलवाना चाहेगा ये। ठीक है, अब नेट डेटर्स हमने उठाए ये। अब सवाल आपके पास क्वेश्चन पेपर है ना, मुझे यहां से वहां तक जाते हुए फिगर भूल जानी, इसलिए आपने लिखवानी है। 24 यारिया 7, 28 यारिया 5। आ जाओ भाई, याद है वैसे 24 यारिया 7, 28 यारिया, हाँ जो उस्ताद हो जाए शिगिर्द सारे जी। ओके, नाउ अगर
नेट डेटर्स 95 हैं, 95% है, क्योंकि प्रोविजन 5% है, तो ग्रॉस निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं जी। आप इस 24 को पकड़ो जी, ये 24.7 जो है ये 95 है, हमें 100 चाहिए, 26 आ गया, और नहीं 26 के नीचे प्रोविजन कितनी बनी, 1.3 की आ गई प्रोविजन, ठीक है। और इसी तरह से 2015 के लिए आपने 28.5 नेट को पकड़ा, डिवाइड बाय 95 इंटू 100 किया तो 30 आ गया, और ये 1.5 आ गया। लो जी, स्टेप 1 हो गया। वर्किंग नंबर पता नहीं क्या चल रहे होंगे, मैंने जो काम चांस शुरू किया मैंने वहीं से वर्किंग नंबर 1 कर दिया, ठीक है। अब सवाल वाले नेट डेटर्स अब कहीं नहीं जाने, हम डायरेक्ट मेथड से सवाल कर रहे हैं, ठीक है। आप घर पे जब इसको इनडायरेक्ट मेथड से करोगे तो इन्हीं को उठा लोगे, ये एडजस्टमेंट इग्नोर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब जी डेटर का लेजर बनना है, इसमें ब्रॉड डाउन आएगा 26, कहां से आया ये, वर्किंग 1 से, ये निकालना पड़ा, 24.7 नहीं ले सकते इसलिए तो ये वर्किंग की, और क्लोजिंग में वर्किंग 1 से आ गया 30, ठीक है, समझ आ रही होगी। अब अगली बात, साथ ही प्रोविजन का भी लेजर अब बन सकता है जी। ब्रॉड डाउन कितना है, 1.3, किसने बताया जी, वर्किंग 1 ने, और क्लोजिंग कितना है जी, ये भी वर्किंग 1 से पता चला। लो जी, दोनों लेजर्स बन गए, ठीक है। यूनिवर्सल में ऐसा काम हुआ था सेम, ठीक है। बस यूनिवर्सल, हाँ वैसे यूनिवर्सल के अंदर ये काम हुआ था, मैं भी जोर लाना पिछली क्लास से ना, चले छोड़े। अच्छा, उसके बाद जी अब देखिए पॉइंट नंबर 1 के अंदर CWIP की एडजस्टमेंट है, पॉइंट 2 में PPE की एडजस्टमेंट है, पॉइंट 3 में उसकी डेप्शन है, पॉइंट E में प्री पेमेंट्स है, पॉइंट F में ग्रेचुटी है जो आपको समझ नहीं आई, पॉइंट G में अक्रूवल्स हैं, पॉइंट H में डिविडेंड है। तो मतलब सिर्फ D एडजस्टमेंट ही है दोस्तों जो डेटर्स की है, ठीक है। अब सवाल को जाके देखा तो इनकम स्टेटमेंट से हमें 25-35 की सेल्स भी मिल गई। पूरे सवाल में कहीं क्रेडिटर का कहा नहीं, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स का कहा नहीं, वैसे कह भी देता तो हम तो डेटर के लेजर में टोटल सेल्स ही लेते हैं, ठीक है ना। तो कितने की एडजस्टमेंट ये, तो हमें सेल्स मिल गई जी सवाल से, कितनी जी, 25-35, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आए हम एडजस्टमेंट के पास, हाँ भी एडजस्टमेंट क्या हाल है, उसने कहा मैं ठीक नहीं हूं क्योंकि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 1 मिलियन है, और हम इस मेथड के अंदर इसको इग्नोर नहीं, क्यों इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों लेजर बने हुए जिनमें डबल एंट्री होती थी, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, डबल एंट्री वो 2 से 1 बनाई थी ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, बैड रिटर्न ऑफ क्रेडिट प्रोविजन डेबिट, हर बार ये बोलना पड़ता है। तो इन 2 एंट्रीज को मिला के एक एंट्री बना ली थी हमने वक्त बचाने के लिए, आसानी है इसमें, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, बुनियाद में क्या हुआ वो पता हो ना, तो फिर ये एंट्री आसानी है, वक्त बचाती है, आसान है, ठीक है। अच्छा, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ और बैड डेट रिटर्न ऑफ दोनों जगह यही लिख लेते थे, याद है, और एंट्री बनी प्रोविजन डेबिट बैड डेट रिटर्न ऑफ क्रेडिट। तो आज प्रोविजन बैड रिटर्न ऑफ को भी हमने इग्नोर नहीं किया, कर ही नहीं सकते थे, कैसे इग्नोर करें, इन लेजर्स में तो इन्होंने आना है दोनों जगह पे भाई साहब ने, और ठीक है। बस जी सवाल खत्म हुआ। अब बैलेंसिंग फिगर कैश की आप निकालें जी, 2530, ये चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। प्रोविजन का लेजर आपने एंड पे जब बैलेंस किया तो यहां पर बैड डेट एक्सपेंस की फिगर निकली, वही फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती होती है, और वो क्या है जी, बैलेंसिंग 1.2, ठीक है जी। अब इस कैश को तो आप ले गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, बैड डेट एक्सपेंस की फिगर जो है ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये अगर रिकॉर्ड हुआ है जो कि नजर आ रहा है, हमने रीडू ही किया है, सब कुछ है तो ये होना चाहिए। अब ये नजर नहीं आ रहा तो ये टैक्स एक्सपेंस में पड़ा होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट में, या फाइनेंशियल चार्जेस में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वैसे ये सेलिंग एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस जो होता है ये सेलिंग एक्सपेंस होता है, एडमिन नहीं सेलिंग, क्योंकि पहले किस जमाने में एडमिन होता था, आईके अपने भी इसको चेंज कर दिया, लोगों का भी नजरिया इस बारे में बदल गया है। पहले लोग कहते थे एडमिन एक्सपेंस है, तो एडमिन वालों ने कहा साडा की कसूर है, सेल बढ़ाने लिए अंदा तुम सेल सेलिंग डिपार्टमेंट वाले देख के देते बंदे को पैसे मुफ्त में चीजें, मतलब उधार पे चीजें, ठीक है, तो ये उन्हीं का कसूर है। तो बहरहाल है तो ये सेलिंग एक्सपेंस, लेकिन क्योंकि यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इकट्ठे हैं, मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग का मतलब होता है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, जब इनको इकट्ठा बोला जाता है तो इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कह दिया जाता है। तो ये सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में पड़ा होगा, क्योंकि अगर है और फेस पे नजर नहीं आ रहा तो फिर जहां ऑब्वियस है वहीं जाएगा, गलती तो सवाल बताता है ना, नॉर्मल तो बाकी सारी चीज नॉर्मली चल रही होती है। अब हमने एक्सपेंस का जो लेजरा बनाना था, ठीक है, उस एक्सपेंस के लेजरे में एक्सपेंस की फिगर आती थी, याद है, ये एक्सपेंस की फिगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली आएगी ना, कितनी है जी, 554। लेकिन जैसे ही मैं इसको लिखने के लिए आगे बढ़ा, मुझे किसी ने कहा देखें जी रुकें, इसमें ना बैड डेट एक्सपेंस पड़ा है, तो इसको यहां ना लिखें, इसको अभी यहां लिखें, ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा जी कितना, 554 को यहां लिख लें, और
इसमें से ना जी आप माइनस करें। क्या माइनस करूं जी? 1.4 टू 1.2। ठीक है, ये 1.2 क्या है? तो ये है बैड डेट एक्सपेंस। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई मसला? ये बात समझ आई? अच्छा, नेक्स्ट अगली एडजस्टमेंट भी फड़का दो फिर। नंबर एफ जो समझने वाली है, बाकी तो करेंगे ही सारी। एफ के बारे में एक आध बार क्लास में ये जिक्र किया था मैंने कि ग्रेचुटी वगैरह वारंटी वगैरह आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट 100% सेम करना है, लाइक इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा सॉरी, साथ साथ ये तो करते चले ना, आपने होमवर्क के अंदर डायरेक्ट मेथड करना है, तो होमवर्क के अंदर डायरेक्ट मेथड करना है, तो उसके अंदर ये एडजस्टमेंट के क्या असरात होंगे? ये जो अभी की हमने डेटर वाली, कोई असरात नहीं होंगे, ना ये वर्किंग करेंगे, ना ये लेजर बनाएंगे, ना ये लेजर बनाएंगे, सिर्फ इन नेट डेटर्स को उठा के वर्किंग कैपिटल में ले जाएंगे, जिंदगी आसान। इनडायरेक्ट मेथड समझ जाओ। ठीक है, ये मेथड तो सामने मैं करवा रहा हूं ना, आपने होमवर्क में इसी को इनडायरेक्ट मेथड से करना है, तो उसके अंदर ये पूरी एडजस्टमेंट की बजाय सिर्फ ये दो वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और एडजस्टमेंट ही पूरी इग्नोर। ठीक है, मैं हर एडजस्टमेंट को दोनों एंगल से आपको बताता जाऊंगा। ओके, अच्छा, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में आए तो क्या कुछ करना पड़ा? लेजर बनाना था, ग्रॉस करना पड़ा, लेजर बने, फिर कैश निकला, फिर एक्सपेंस निकला, फिर इस एक्सपेंस को जाके देखा कहीं किसी इस एक्सपेंस के या इस कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं पड़ा हुआ, तो उन्हें पता लगा कि इधर ही पड़ा होगा, नजर जो नहीं मुंह पे आ रहा, तो फिर इसको क्या कर दिया? माइनस पे किया। नॉन कैश की एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आई जी ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कहते हैं एक टोकरे में पैसे इकट्ठे करते रहते हैं और जब एम्प्लॉय जाता है तो उसको उठा के वो टोकरा दे देते हैं, ये ग्रेचुटी है, लाइक प्रोविडेंट फंड ऐसे ही है। ठीक है, ग्रेचुटी क्या होता है जी? हम एम्प्लॉय की खिदमात के एवज जो इतना अरसा हमें दी, हम उसको कुछ पैसे उसके जाते वक्त रिटायरमेंट वक्त इकट्ठे दे देते हैं। ठीक है, अब कोई 10 साल बाद जा रहा है, कोई 20 साल बाद जा रहा है, कोई 25 साल बाद जा रहा है। ठीक है, तो ये पता कोई नहीं होता कि किसने कब जाना है। और दूसरी बात, जिस दिन जाना है उस दिन इकट्ठे पैसे पे जो करने हैं, उस दिन उसको एक्सपेंस में डालना, ये उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ज्यादती है। एक तो कैश अलग करके रखता बंदा, उस वक्त एकदम से बढ़ जाता है, तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं। दूसरा, एक्सपेंस भी साथ साथ बुक करते हैं अंदाजे के हिसाब से, अंदाजे की बुनियाद पे। उसकी वजह यह है कि आप खुद सोचे ना, एक बंदे ने 25 साल सर्विसेज दी, 25वें साल वो छोड़ के जा रहा है, तो एक हैवी अमाउंट एक्सपेंस की उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाए, तो ये तो फिर उस साल का तो प्रॉफिट एंड लॉस कंपेरेबल ही नहीं रहा। मैचिंग कॉन्सेप्ट की भी वायलेशन है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस को एक ही पीरियड में नजर आना चाहिए। तो उस एम्प्लॉय ने 25 साल तक खिदमत की हमारी, 25 साल में रेवेन्यूज के अंदर हमारे हेल्प की उसने, तो उसकी इस ग्रेचुटी वाले खर्चे को भी 25 साल पे बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए? ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ग्रेचुटी का। अब ग्रेचुटी का भी एक अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि ये आप ना FA2 में जाकर पढ़ेंगे, I-37 के अंदर प्रोविजन का लफ्ज। ठीक है, प्रोविजन कहते हैं अंदाजे को। अकाउंटेंट्स बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं, तो प्रोविजन एक ऐसी ऑब्लिगेशन को कहते हैं जिसकी टाइमिंग या अमाउंट सर्टन नहीं है। लायबिलिटी के साथ ऐसा नहीं होता। लायबिलिटी तो सर्टन है, प्रोविजन क्यों अनसर्टन है? देखो, ग्रेचुटी में कब जाए पता नहीं, ठीक है, कितने जाएं पता नहीं, तो कुछ एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, तो लेकिन मजबूरी क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अंदाजा लगाएंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो वो एक्सपेंस अंदाजा लगाकर हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, उसकी एंट्री हुआ करती है एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्रेडिट। ठीक है, तो उसको मैंने आसान करके आपके सवाल के अंदर ग्रेचुटी पेएबल लिख दिया था, वरना अगर पर्चे में आपके साथ ये छेड़खानी कर जाए तो ज़हनी तौर पे तैयार रहना, वो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर वो लिखेगा लफ्ज प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, समझ जाना ग्रेचुटी पेएबल है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटीज में आया था, तो मैंने कहा था ये टैक्स पेएबल होता है। तो अगर आपसे शरारत कर जाए ऐसी, तो वो शरारत ये करेगा ग्रेचुटी पेएबल की बजाय प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी लिखेगा। उसका मतलब आप ज़हन, बस आपके लेवल पर प्रोविजन लायबिलिटी कोई अलग नहीं है, ठीक है ना, तो आपके लेवल पर इतना ही है, बस ये ग्रेचुटी पेएबल है। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि ग्रेचुटी अगर सवाल में आ जाए तो 100% लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस आप ट्रीटमेंट करना। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट मेथड की बात अगर करें, जो आपने घर पे करना है, उसमें आप क्या करते होते हैं? एक्सपेंस इंटरेस्ट का लेजर बनाते हैं, एक्सपेंस को ऐड बैक करते हैं, पेड को लेस कर देते हैं। 100% सेम ट्रीटमेंट आपने ग्रेचुटी के साथ करना है, 100% से। ठीक है, ग्रेचुटी के साथ कैसे? ग्रेचुटी का लेजर बनाएंगे, पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, एक्सपेंस या कैश की फिगर दे दे, कोई एक दे देगा, दूसरी हम निकाल लेंगे। एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे, मतलब ऐड बैक करेंगे, और ग्रेचुटी पेड बिल्कुल इंटरेस्ट पेड के नीचे साथ ही नजर आ जाएगा। ओके, अब इसको करके देखते हैं। सवाल में नजर आया हमें नॉन करंट लायबिलिटीज में ग्रेचुटी पेएबल, जिसके बारे में क्या कह रहा हूं कि अगर आपको ये, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा सहूलत देनी थी ना, पहली बार जो मैंने ये लिखा था लफ्ज, अगर आपके सवालों के अंदर ये नजर आए तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी के नाम से होगा, मतलब लायबिलिटीज में पड़ा है तो ग्रेचुटी पेएबल है। ओके, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में कहा, करंट लायबिलिटीज में पड़ा है तो वो टैक्स पेएबल। ओके, अब लेजर बन गया जी ग्रेचुटी एक्सपेंस का, लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं और रिवाइज हो जाए जरा। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर
एफ पे बाद में आते हैं, पहले एडजस्टमेंट नंबर जी को करवाओ। एडजस्टमेंट जी में कहता है एक्रूअल एंड अदर पेबल्स इंक्लूड एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, यानी फाइनेंशियल चार्जेस पेबल। क्लोजिंग 5 है, ओपनिंग 6 है, यानी कि ये फिगर जो है इनमें शामिल है। ठीक है, कितना कितना जी? ओपनिंग में 6 है और क्लोजिंग में 5। ठीक है ना। तो जो बाकी बचेंगे एक्सपेंस के लेजरे में, आप डायरेक्ट मेथड अगर कर रहे हो तो एक्सपेंस के लेजरे में वो बाकी बचे हुए एक्रूअल प्रीपेमेंट जाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग। और अगर आप ये वाला मेथड नहीं कर रहे बल्कि घर पे इनडायरेक्ट मेथड करेंगे तो उसके अंदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स में ये वाली फिगर लेकर जाएंगे जो अभी मैंने नहीं निकाली। ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो इंटरेस्ट पेबल है, इसका तो लेजर बनता होता है। ठीक है ना। तो ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल 6, क्लोजिंग इंटरेस्ट पेबल 5 और इनकम स्टेटमेंट के मुंह पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल चार्जेस 10.5। एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश तो इस तरफ आया करता है और ये हमारे पास जो फाइनेंस कॉस्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आज हमें गिवन है 10.5 है। देख के बता दो, कोई नहीं कह रहा है। अच्छा, तो कैश की फिगर हम बैलेंसिंग निकाला करते थे, याद है? तो कितनी आ गई? 11.5। अब दोनों मेथड, मैं हर एडजस्टमेंट को दोनों मेथड्स में देख रहा हूं। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट अभी दोनों मेथड में देखी, अब इंटरेस्ट पे आ गए ताकि ये टॉपिक साइड पे लगे ना, ऐसे खामा कंफ्यूजन, इतनी मेहनत करके भी। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसका ट्रीटमेंट इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते थे? इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते थे? बोलो। एक्सपेंस को ऐड बैक करते थे, पेड को लेस कर देते थे नीचे जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड पे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, टेस्ट वाला सवाल, तो चूंकि पीबीटी से स्टार्ट नहीं किया इसलिए एक्सपेंस को ऐड बैक नहीं करना, और ना ही ये कोई ऐसा एक्सपेंस है जो इसके अंदर शामिल पड़ा है, बल्कि इसका तो अलग से लेजर बन गया ना। फाइनेंस कॉस्ट भी अलग पड़ी हुई थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग थे, इसलिए इसके एक्सपेंस को कहीं रिवर्स हमने नहीं किया। दिखा दें इनको। ठीक है, और ये है इंटरेस्ट पेड। ये क्या है? इंटरेस्ट पेड। ये उसी तरह से हाँ देखो, एक मिनट, दोनों तरफ ही वही ओपन हो गया। कहां पे मैंने अभी वो बनाया था? 7 में। ये मैं जरा फॉर्मेट सामने रख लूं ना, जरा अच्छा होता है। पता नहीं, यहीं पे रहने देते। ये ना मैं ऐसे करके इधर रख रहा हूं, जरा ऐसे ही। जरा ये है डायरेक्ट मेथड, बस यूं बोलने के लिए ना, ताकि ये सामने आ जाए मेथड। आपने नोट शूट नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा बच्चों, ये है इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और ऊपर थोड़ा सा चेंज करके, ताकि मैं बोलते हुए ना, मैं बिल्कुल हवा में ना बोल रहा हूं। मुझे फील हो रहा है ऐसे बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, वैसे दुख दिया आपने, ये सच्ची सर कह के तो और ज्यादा। अच्छा जी, डायरेक्ट मेथड। चलो जी, डायरेक्ट मेथड में ये दोनों चीजें भी गायब हो जाती थी और यहां पे आ जाता था कैश, ये भी बल्कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। वंस एंड फॉर ऑल ये मसले हल करें, जान छूटे। वैसे मसले फिर भी रह जाते हैं, कोई नई चीज आ जाएगी ऐसी, लेकिन आप 70-80% फोकस किया करें। अच्छा जी, बात हो रही है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट मेथड में ऐड करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में, लेस पेड। डायरेक्ट मेथड में क्योंकि प्रॉफिट शुरू नहीं किया इसलिए ऐड नहीं करना, लेकिन लेस इंटरेस्ट पेड हो जाएगा। अब ज्यादा क्लियर हो रही है बात, दोनों सामने आ गए। ठीक है, चलो अब चलते हैं जी नई चीज ग्रेचुटी की तरफ, लेकिन वो नई चीज सिर्फ नाम की हद तक है, सिर्फ नाम की हद तक है। ओके, आए हम, कहता है जी प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है कि ये ग्रेचुटी एक्सपेंस है, ग्रेचुटी एक्सपेंस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है। ये आज इसको बतानी इसलिए पड़ी कि अलग से फाइनेंशियल चार्ज की तरफ नजर नहीं आ रही, इसलिए दूसरी यब भी पड़ेगी
कि एक्सपेंसेस में ये छुपा पड़ा होगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट और इसका फर्क भी देखेंगे ना। ठीक है, और वो जो मैंने कहा है वो बताता हूं। तुम परेशान हो क्या कहा, इतने तुम मार्स से आए हुए हो हैं। अच्छा जी, सुने सुने, सबसे पहले पकड़ो इसको, ओपनिंग क्लोजिंग लाइक इंटरेस्ट पेएबल। वहां इंटरेस्ट पेएबल कहीं छुपा हुआ था, एक्सपेंस सामने था। यहां पे ग्रेजुटी पेएबल सामने, लेकिन इसका एक्सपेंस कहीं छुपा हुआ है, कोई मसला नहीं जी। किधर गया ग्रेजुटी? ओपनिंग पेएबल बताओ 27.5, कोई चेंज नहीं करने लगा मैं तरीके वारदात में। देखो क्लोजिंग 38.6। अब ग्रेजुटी एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 15.5। तो एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस ने तो इसी तरफ ही आना होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिगर नजर आनी चाहिए थी कितनी, और आपने निकाला कैश पेड, ग्रेजुटी पेड कितना 4.4। अब मैंने कहा 100% सेम ट्रीटमेंट। अगर आप कर रहे हो इनडायरेक्ट मेथड से सवाल, ठीक है, पुराना जो घर पे करना है, ये वाला सवाल घर पे भी करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, इस एक्सपेंस को यहां करोगे ऐड बैक, और इस ग्रेजुटी पेड को 4.4 ही आया है, कम नहीं है। चलें जी, इस एक्सपेंस को करोगे ऐड बैक और ग्रेजुटी पेड को करोगे, यानी एक लेस बढ़ गया हमारा आज, इधर नया लेस आ गया, लेस इंटरेस्ट पेड, लेस टैक्स पेड, लेस डिविडेंड पेड, लेस ग्रेजुटी पेड आज। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है? अच्छा, और अगर ये सवाल में एडजस्टमेंट आई और टेस्ट वाला डायरेक्ट मेथड है, तो ग्रेजुटी एक्सपेंस को ऐड बैक नहीं करना, क्योंकि प्रॉफिट से शुरू नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन नीचे लेस पेड कर देंगे। ये तो हो गया 100% लाइक इंटरेस्ट। लेकिन अब एक अगला मसला आया, जब हम कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस निकालते हैं तो एक्सपेंसेस के लेजरे में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाले जाते हैं। अगर तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह से ये भी फेस पे अलग पड़ा होता तो जस्ट इग्नोर कर देते, काम चल जाता। लेकिन ये ग्रेजुटी एक्सपेंस जरा ढूंढ के दिखाओ 15.5 कहीं फेस पे नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो ये भी कहां फिर पड़ा हुआ है? तो ये लाल नुक्ते बढ़ते जा रहे हैं, सवारियां लौरे भाई कह रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला क्या पड़ा है, ये बैड एक्सपेंस था, और ये क्या पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है अब आपको? ठीक है, ग्रेजुटी एक्सपेंस। तो एक काम फिर और करना पड़ गया, ये तो हमें यहां से माइनस करना पड़ गया। ठीक है, कितना है जी? 15.5। ये 15.5 क्या है जी? ग्रेजुटी एक्सपेंस। मैं दोबारा बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी। ग्रेजुटी एक्सपेंस, ठीक है जी। चल, अब दोबारा देखो पूरी कहानी। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट मेथड है, एक्सपेंस को ऐड बैक, पेड को लेस। इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है, डायरेक्ट मेथड है, तो चूंकि प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं किया इसलिए ऐड शेड कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट पेड लेस कर दो। अब अगली परेशानी ये आ सकती है कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कहीं एक्सपेंसेस में छुपा ना पड़ा हो, तो ऐसा सवाल के अंदर नॉर्मली होता ही नहीं है, ये हेड ही अलग है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओवर ग्रेजुटी। ग्रेजुटी एक्सपेंस अगर इनडायरेक्ट मेथड है, एक्सपेंस को करोगे ऐड बैक, पेड को करोगे लेस, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड आता है, डायरेक्ट मेथड में चूंकि पीबीटी से स्टार्ट नहीं लिया इसलिए कुछ ऐड वैड नहीं करना, ग्रेजुटी पेड को करोगे लेस। अब अगला मसला यह है, कहीं ये एक्सपेंस किसी उस एक्सपेंस में नहीं छुपा पड़ा जो एक्सपेंस के लेजरे में आना है, तो उसका जवाब आया यस। ये फेस पे अलग से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो कह रहा है एक्सपेंस हमने बनाया है, प्रोविजन बनाई है, तो वो है तो सही, फिर कहां पड़ा हुआ है, फिर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ा है, तो हमने फिर उसको क्या कर दिया, माइनस। कुछ क्लियर हुआ? ये दोनों मेथड से सवाल करा रहा हूं मैं, एक वक्त में हम दो मेथड्स कर रहे हैं, तो अब आप इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं इस टॉपिक में, पता नहीं। अच्छा, अब एक और इनका दोस्त है, हो सकता है वैसे ये दोनों आए आपके सिलेबस में, मुश्किल बात है, ठीक है, लेकिन आ सकता है अगर, तो ये आ सकता है कैश फ्लो में। क्या बेटा? एक्सपेंस होता ही नॉन कैश है बेटा। इंटरेस्ट एक्सपेंस 10.5 है, इंटरेस्ट पेड तो 11.5 है। हमेशा से एक्सपेंस को नॉन कैश कह के उसको सारे को, बेटा एक्सपेंस को सिरे से रिवर्स कर देते थे, पेड की फिगर लेते थे, ऐसे ही करते आए। क्या हम इस एक्सपेंस को नॉन कैश नहीं कहते होते थे? तो फिर वही उसी तरह से ये भी नॉन कैश है बेटा। कोई भी अगर तो बेटा ओपनिंग क्लोजिंग में कोई प्रीपेड पेएबल है, तो मतलब जो एक्सपेंस है वो पेड नहीं है, ये पक्की बात है। आप 5 रुपए का एक्सपेंस हुआ, 5 ही पे हो गया, नो एक्रूवल नो प्रीपेमेंट, तो मतलब जो एक्सपेंस वही पेड। लेकिन जब एक्रूवल प्रीपेमेंट आते हैं तो मसला ही क्या होता है, जितना एक्सपेंस है या उससे ज्यादा पे हुआ है या उससे कम पे हुआ है, तो एक्सपेंस अलग और पेड अलग है फिर, ठीक है ना। ओके, तो पूरा सिर्फ डिफरेंस नहीं लेते हम, ये कहेंगे जी इसमें सिर्फ 1 रुपया नॉन कैश पड़ा है, और नहीं भाई ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाए, पूरा ही उठाओ, ये एक्सपेंस को सारा रिवर्स करो और पेड सारा रिकॉर्ड कर लो, कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा जी,
मैं ये कह रहा था कि साथ में एक और दोस्त है, क्योंकि इन जैसा ही है, कोई नई चीज तो बननी नहीं है, इतनी मेहनत कर ली है, वैसे ये आने नहीं लगा वारंटी और ग्रेचुटी, लेकिन कोई पता लगता है ऐसे ही लफ्ज, क्योंकि आजकल कभी कभी ये करता है, वो कोई बैलेंस शीट उठाई ना, बैलेंस शीट उठा के उसको लिख दिया। अब उस बैलेंस शीट के अंदर अगर ग्रेचुटी पड़ी थी तो पड़ी रह गई, मतलब वैसे नहीं, वो जान के छोड़ देता है इस तरह चीज। तो पता होना चाहिए। एक तीसरी चीज है वारंटी, वो सवाल में नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अज्यूम करता हूं मैं, ब्रॉड डाउन है 15 रुपए, वारंटी एक्सपेंस, वारंटी के लेजर में एक्सपेंस वारंटी का ही होगा, ये लेट से 105 है, ठीक है जी, और क्लोजिंग लेट से जो है वो 18 है, ठीक है। तो कैश की फिगर बैलेंसिंग कितनी आ रही है? 102। बगैर कुछ समझे भी ना इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मैंने दोनों का बता दिया। अगर डायरेक्ट मेथड होगा वारंटी एक्सपेंस एड बैक, वारंटी पेड लेस, और अगर इनडायरेक्ट मेथड होगा तो वारंटी एक्सपेंस को कहीं ऐड नहीं करना, वारंटी पेड को लेस कर देना। लॉरे लॉरे बद रही हैं सवारियां, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक मसला हो सकता है, वारंटी एक्सपेंस एक सेलिंग एक्सपेंस होता है, कहीं सेलिंग एक्सपेंस में छुपा तो नहीं पड़ा? अगर छुपा पड़ा है तो एक्सपेंस की फिगर निकालते उसको भी माइनस करोगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ओके, तो वैसे ही जरा कर देते हैं, करने में क्या हर्ज है। यहां पे मैं लिख दूं तो क्या मसला है, ठीक है, लिख कर यहां पे ये डाल देते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन होता तो यहां पे आ जाता, ठीक है। क्या चीज जी? वारंटी एक्सपेंस, वारंटी एक्सपेंस। ओके, अच्छा जी, अब वारंटी होती क्या है? मैंने कहा कि इसको सोचे समझे बगैर भी ना आपने काम चला लिया है, लेकिन चलो थोड़ा सा बता देता हूं। वारंटी एक्सपेंस कहते हैं, आपने चीज बेची, आपको पता ही है, आपको बेचने वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने वारंटी दे दी कि अगर ये खराब हो गई तो आपको हम सही करके देंगे। अब जो बेचने वाला होता है ना बेटा, वो भी वही वाली बात, मैचिंग कॉन्सेप्ट को देख रहा होता है, ठीक है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये नहीं जब बंदा चीजें सही कराने आए उस वक्त एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, भाई जब चीजें बेची हैं उसी पीरियड के अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है रेटेड एक्सपेंसेस डालो, तो अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगा के एक्सपेंस बुक कर लो, जब वो एक्चुअल में आ जाए तो फिर उनको पे कर दो। तो ये प्लस माइनस तो चलते ही रहता है, अंदाजे ये होते हैं, प्रोविजन ये भी जाके आगे 37 में पढ़ना है आपने। बहरहाल अगर ये होता तो ऐसा होता, लेकिन चूंकि ये नहीं है तो ट्रीटमेंट समझ लिया हमने, ठीक है। बहरहाल ये है कोई नहीं हमारे सवाल में, मतलब लब दे रहना नहीं। ओके, चले यहां तक को मसला क्लियर हुई बातें। दोनों मेथड साथ साथ डिस्कस हो रहे हैं, समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? अच्छा, अब एक एडजस्टमेंट ये वाली भी देख लें, चलें। गारंटी समथिंग एल्स, वारंटी जब आपने चीजें बेची हैं उसको सही करके देने का आपने वादा किया, गारंटी समथिंग एल्स। वैसे तो वारंटी भी आपको नहीं बतानी चाहिए, पर गारंटी होती है कि अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो मैं पैसे दूंगा, मैंने कहीं कह दिया, तो वो कोई लायबिलिटी नहीं है जब तक वो डिफॉल्ट ना करे। अब FAR 2 की बातें वहीं जाके पढ़ना, ठीक है ना। अच्छा, नंबर बी, नहीं नंबर सी, बी अब क्या करवाऊं आपको, हद शर्म आ गई आपको ऐसी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 27.7, 60% ऑफ द डेप्शन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो फिर 40%। हाँ, तो आगे मैंने अपनी तरफ से लिखा, इट मींस 40% इज चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये अपनी तरफ से लिख लिया ऐसे। ये पर्चे में लिखने ना बैठ जाना, टाइम ज़ाया होता है, ये अभी के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। पर्चे में तो बस कर देना बाकी काम, ठीक है। अच्छा, अब 27,7 की डेप्रीसिएशन है, अगर होता इनडायरेक्ट मेथड तो इकट्ठी सारी की सारी यहां पर ऐड करते और SPP के लेजर में भी उसको लिख देते, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड तो फिर ऐड शेड तो कुछ करना नहीं है। बस मसला क्या है, कहीं ये किसी एक्सपेंस छुपा ना पड़ा हो, कहीं क्या वो कह रहा है छुपा पड़ा है, वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल में भी डेप्रीसिएशन पड़ी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी पड़ी है, ठीक है। तो 27,7 का 60%, 7 ही है ना, 27,7 ही है ना जी, इसका 60% कितना बनता है? 16.62, ये कॉस्ट ऑफ सेल में छुपा पड़ा है, और इस 27,7 का कितना बनता है? 08, ये कहां पे छुपा पड़ा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो अब इन दोनों को ही, कॉस्ट ऑफ सेल भी गड़बड़ हो गई है जी, 1774.5 यहां पे लिखा हुआ है, तो अब ये माइनस करेंगे यहां से, क्या माइनस होगा जी? कॉस्ट ऑफ सेल में कितना पड़ा था? 16.62, ये 16.62 है जी। किसी ने पूछा ये क्या है, हमने कहा जी ये डेप्रीसिएशन है 60%। फिर हम आगे गए, हमने यहां पे माइनस किया और लिखा 11.08। किसी ने पूछा ये क्या है, हमने कहा कि ये डेप्रीसिएशन है 40%, ठीक है जी।
और बस आपके सवाल में वैसे 3 सवारियां थी, 1 2 3, ठीक है ना, ये तो मैंने वैसे ही बीच में ऐड कर दिया। तो दोनों मेथड्स में हमें समझ आ गई। अगर डेप्रिसिएशन है, दोनों में ना कभी कभी कंफ्यूज हो रहे थे, अब नहीं होना। अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो पूरी डेप्रिसिएशन यहां पर रिवर्स और एसेट में क्रेडिट साइड पे लिख दोगे, पीपीई के अकाउंट, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड है तो यहां रिवर्स कोई नहीं करना, ऐड शेड कोई नहीं करना, बल्कि अगर किसी एक्सपेंस में छुपी पड़ी है जहां से वो एक्सपेंसेस निकलने हैं, या कॉस्ट ऑफ सेल से फिर आपको पता है परचेजेस निकलती हैं और वो क्रेडिटर में जाती है और वहां से कैश पेड निकलता है, तो फिर वहां से जाकर उनको निकाल दो। हाँ, पीपीई के लेजर में फिर भी क्रेडिट साइड पे लिखना है इसको, ठीक है, वो अपनी जगह पे कायम दायम है बात, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं हम बाकी सवाल को देखने जी। पहला से पहला पॉइंट है ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ऑफ 42.2 कंपनी सोल्ड। अब ये आप लोगों को मैं करवाऊंगा एडजस्टमेंट, बताओ भला है, मुफ्त के नंबर थे। पॉइंट ई, हाँ ये इसमें एक चीज काम की है, ये पहली बार सवाल में आपने देखा, मैंने कहा कहीं बगैर देखे ना आईकैप में चले जाओ, शायद किसी क्वेश्चन बैंक में था भी था होमवर्क में, बहरहाल नहीं भी था तो अब सबने देख लिया, मेरी तसल्ली हो गई और मैंने डिस्कस भी कर दिया, ठीक है ना। वो क्या है, कहता है प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल में पड़ा है एडवांस टैक्स ऑफ 1.4 क्लोजिंग और 2.2 ओपनिंग। कहां है जी, कहां है ये प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल्स जी, बताइए जी। इनमें कितना, ओपनिंग में कितना पड़ा है, ओपनिंग में 42 में पड़ा हुआ है 2.2, दूसरा बाकी होंगे, और क्लोजिंग में पड़ा है 1 पॉइंट और दूसरे बाकी होंगे, अच्छा 1.4। अच्छा, अब ये 2.2 और 1.4 क्या है, ये टैक्स है। टैक्स को वर्किंग कैपिटल में नहीं जाने देना, जो बाकी बचेगा ना वो वर्किंग कैपिटल आइटम में तो नहीं जाना, लेकिन लेजरे के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग ये जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहां पर बकाया एक्रूवल और प्री पेमेंट्स जो हमने फेंके थे ना एक्सपेंसेस के लेजरे में, ऐसे ही ये भी बकाया एक्सपेंस के लेजरे में प्री पेमेंट्स जाएंगे, ठीक है, वो तो आप कर लेंगे। था ना से मजे का काम, ये काम इस मेथड में भी आ सकता है, ठीक है। एक्सपेंस के लेजर में एक्रूवल प्री पेमेंट लेके जानी होती है, और एक्रूवल प्री पेमेंट में ऐसी चीज छुपा दे, टैक्स या इंटरेस्ट वगैरह, तो उनको अलग कर लेंगे, उनके लेजर बनाएंगे और एक्सपेंस के लेजरे में बाकी वाले लेकर जाएंगे, ठीक है। जो बाकी वाला पहले वर्किंग कैपिटल में ले जाते थे एडजस्टमेंट करके, यानी एडजस्टमेंट की नेचर भी कुछ ऐसी होगी, यानी कि उसकी शक्ल सूरत भी वैसी होगी। इधर देखो ना कहीं, ये जैसे प्री पेमेंट्स एंड रिसीवेबल्स ये गिवन थे, एडवांस टैक्स माइनस किया, ये बाकी बच गए। अब ये जो बाकी हैं एक्सपेंस का लेजरा मुझे मिल जाए यार प्लीज, ये पड़ा, ठीक है। अब जो बाकी बचे थे वो कितने थे जरा देख के बताओ, 39.8 और 33.8, 39.8 और 33.8 बचे हुए इधर जाने होते हैं, ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट भी है, 12 सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। अच्छा अब मसला क्या है, मसला है टैक्स का, जो पहली बार ऐसा हुआ कि एसेट्स में नजर आ रहा है ओपनिंग क्लोजिंग, तो कोई मसला नहीं, ये कोई मसला थोड़ा ही है, ये कोई मसला नहीं है जी। टैक्स का लेजर आज भी वैसे ही बनेगा। पहले इसमें ब्रॉड डाउन कैरी डाउन पेएबल वाले थे, कोई गल नहीं, हाँ जो एडवांस रिसीवेबल एडजस्टेबल वाले आ गए, ठीक है। कितना कितना है, 2.2 और 1.4, 2.2 1.4। बेटा एक ही टाइम पर ये चारों भी आ सकते हैं, ये याद रखना, क्योंकि हमें आईएस की इजाजत तो नहीं देता कि हम इनको एक जैसी लायबिलिटीज और एसेट्स को नेट कर दें, अलग अलग दिखाने होते हैं। तो ऐसा हो सकता है हमारा टैक्स कुछ पेएबल हो और कुछ हमारा गवर्नमेंट से रिसीवेबल भी हो, एडजस्टेबल भी हो। तो पेएबल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में नजर आ रहा होगा और एडवांस टैक्स की तरह की चीज जो है वो एसेट में नजर आ रही है, कि दोनों इकट्ठे भी नजर आ जाएं तो लेजर एक ही बनाना, ये एडवांस एसेट वाला और ये लायबिलिटी वाला, उसी के अंदर ही लिख देना। लेकिन आज के सवाल में टैक्स पेएबल नहीं था बल्कि एडवांस टैक्स था, बाकी सब वही सेम है। कैश की फिगर आती है और टैक्स एक्सपेंस की फिगर इधर आती है, ठीक है। सवाल में टैक्स एक्सपेंस की फिगर गिवन दी, कैश निकल आना था। एक मिनट, अगर इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हो एक्सपेंस को ऐड बैक नहीं करना, सिर्फ टैक्स पेड को लेस करना है। डायरेक्ट मेथड कर रहे हो तब भी कुछ ऐड बैक नहीं करना, सिर्फ लेस करोगे। और इस एक्सपेंस का खतरा ये नहीं है कि ये कहीं भी अलग पड़े, इंटरेस्ट और टैक्स नॉर्मली अलग पड़े होते हैं, तो खतरा नहीं होता कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में छुपे पड़े होंगे, बाकी चारों का खतरा पड़ता है, ठीक है। तो बाकी जी रह गई आखिरी एडजस्टमेंट, इसमें वो कहता है ऑन जनवरी 15, 2016 कंपनी डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15, हद हो गई, 15 में खड़े होकर 15 का डिविडेंड हमने कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। हाँ 14 के बारे में ऐसी बात ही जो है ये तो हम करेंगे, ये कैश डिविडेंड था, ठीक है। कंपनी डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 15 कंप्राइजिंग ऑफ 35% कैश डिविडेंड एंड इतने % बोनस। लेकिन ये तो करंट ईयर वाला चल रहा है, हमारे में तो C0 था, ठीक है ना। तो हमने अगर यहां पर होता 0 वाला तो यहां पे ही उठाते, मतलब 35% आपने ओपनिंग कैपिटल पे लगाना है और उसकी एंट्री करनी है आपने। रिटेन अर्निंग और कैपिटल का लेजर तो बन रहा होगा ना, इस मेथड में बनेगा जो ये आपने टेस्ट में किया, और जो घर पे करना उसमें बनना है,
ठीक है ना। तो रिटेन्ड अर्निंग्स, शेयर कैपिटल जो भी गिवन थे मैं देख लेता हूं। हाँ जी, कैपिटल भी है, प्रीमियम भी है और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स भी है। ओके, तो इसकी एंट्री आपने करनी थी 35% की। ये कैश डिविडेंड है। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, हाँ डिविडेंड पेएबल भी था, लेजर से गुजार के लाना था। ठीक है, तो कोशिश की सारी चीजें हो इस सवाल में। अच्छा सवाल था, किसी जमाने में पुराना पास पेपर होगा लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, हमने कुछ और कर दी होगी, तो कुछ और करके सोल्यूशन बना दिया होगा। ठीक है, छोड़े इस बात को, आपको इससे क्या। ठीक है, आप तो आम खाएं आम। तो अब ये सवाल आपने इनडायरेक्ट मेथड से भी करना है और डायरेक्ट मेथड से भी करना है। अच्छा तो है, एक ही सीटिंग में बैठ जाओ, 1 घंटा लगेगा अगर नियत से करो। इतनी तफसील से चीजें डिस्कस होने के बाद 1 घंटा लगना चाहिए। तो आप मैक्सिमम 1 घंटा 10 मिनट में यानी 35 मिनट लगा लो। ये सवाल अगर एक सीटिंग में बैठ के कर जाते हो दोनों तरह से, तो आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये मसला हुआ था असल में आज क्लास में। चलें जी, अब वापस चलते हैं। हमने क्या क्या करना है, कौन सी पिक्चर, ये वाली, ये तो सोल्यूशन मिल जाना है यार आपको। हाँ हाँ हाँ, वो डिस्कस क्या करना है आज, फिर होमवर्क में दिया है। मतलब 1-2 चीजें डिस्कस करके फिर मैंने नहीं, वो कुछ बच्चे करके नहीं आए थे, मैंने कहा, कहते जी हुआ नहीं। मैं कहा यार चलो दो लेजर आसान वाले करके दिखाया। मैंने कहा देखो पर्चे में भी मुश्किल चीज को देखकर ये नहीं कहना बस नहीं हुआ, जो आसान है वो करो, फिर मुश्किल को देखेंगे, फिर डिस्कस करके ही छोड़ेंगे उसको, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। उसमें सिर्फ मसला आना है किसकी, ये कुछ नहीं है यार, ये तो वैसे ही है, खाली है। ओ जे के एल एम को छोड़ो, मुझे जहां तक याद पड़ता है मसला उसमें आता है कि जो वो एक इवेंट कराया तो उसकी रिसीट और उसकी पेमेंट जब वो आती है ना, उसमें थोड़ा सा मसला था। बहरहाल देख लेंगे। प्लीज बेटा चुप कर जाए, आप बोलना शुरू क्यों कर देती हैं फीमेल स्टूडेंट्स। पहले मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या क्या कराया था, मैंने कहीं लिखा भी था। कौन सा, किसका शॉर्टकट है? पास पेपर 7 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन उसमें एंड पे ना जरा तेजी में एक बात नहीं हुई थी, मतलब हो गई थी, लेकिन मैं एक बार फिर करना चाह रहा हूं। और वो बात है कि हमने 3 एक जैसे सवाल अब कर लिए। एक लेयर क्लब है, दूसरा सीरियस है, तीसरा ये एग्जेक्टिव है। लेयर क्लब में भी वायलन नहीं था, वो मैंने अभी आज क्लास में देखा तो लेयर निकला है, वो नीचे निकला है लेयर सी, वो जिसके अंदर मसला हुआ था। बेटा एक मिनट खलो जाओ, दो पार्टियां चुप कर जाओ। ये लेयर है, इसमें अकाउंटेंट टर्मिनेट हुआ था, इसके अंदर हमने वो काम किया था, बस नाम मिक्स हो गए थे। मुझे आइलैंड के अंदर कोई अकाउंटेंट टर्मिनेट नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं किया था हमने। ठीक है ना, इस तरह मैं नाम गलत बोल रहा था। बहरहाल आज मैंने इसकी तस्हीह कर दी। लेयर क्लब का अकाउंटेंट हमने टर्मिनेट किया फ्रॉड का इल्जाम लगाकर। सारा सवाल देखते आए और पॉइंट नंबर 6 देखो क्या कहता है। ओपनिंग पढ़ो ना, इधर से पता लग जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड वर 300 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। वो कैश के बारे में बता रहा है कि ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है। ठीक है, वो क्लोजिंग के बारे में बताया इतना है और साथ शक में भी डाला हुआ था। तो फिर हमने सारा कुछ करने के बाद क्लोजिंग भी लिखा, गिनती करके जो डाल दिया यहां पर, और बैलेंसिंग को कहां फेंक दिया था, मिस अप्रोप्रिएशन में। हाँ, साथ में कहां गया वो फिडेलिटी वाला को पॉइंट था इसमें नहीं था, तो इसमें फिर सारे का सारा एक्सपेंस हमारा नहीं, इसमें तो नहीं था ना, तो मतलब सारे का सारा ही फिर हमारा लॉस हुआ था। फिर हमने कोई इंश्योरेंस इसकी नहीं करवाई, होता तो उसको देख लेते। ठीक है, लेकिन फ्रॉड और उसकी डिटेक्शन ये हमने इस तरह से की थी। यहां तक मसला कोई, लेकिन बात जहन में रखने वाली क्या है जो हाईलाइट किया, क्लोजिंग बैलेंस दिया था कैश का और फ्रॉड का कहा था, हमने क्लोजिंग लिख के बैलेंसिंग निकाला था। फिर हम सीरियस हो गए थोड़ा सा, आईकेप भी सीरियस हो गया, और इसमें भी इसने बताया था कि कैश बैलेंस नहीं है, कैश बैलेंस नहीं है। हमने फिर कैश को इसके कहने पर 0 अज्यूम किया था। बैलेंसिंग फिगर सब कुछ करने के बाद जब निकाली तो लॉस आया था, लेकिन साथ में ही ये पॉइंट भी था कि हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। ठीक है, तो जो लॉस आया था उसमें से 2000 हमने इंश्योरेंस वालों को डाला और बाकी हमने खुद बर्दाश्त किया। ये 2 हो गए सवाल, बिल्कुल एक जैसे थे। अब आता है तीसरा सवाल नंबर 6। थोड़ी देर के लिए मैं इसको इन 2 जैसा बना देता हूं और फिर मैं बाद में ऑप्शन दूंगा। ठीक है, 7। ये सारा सवाल हमने किया। ठीक है, ये सारा सवाल हमने कर लिया और एंड पे आकर, चलो ये लिखा रहे, एंड पे आकर ये काम किया। पूरे सवाल में कहीं पे ओपनिंग कैश गिवन नहीं था और पूरे सवाल ने कहीं पे क्लोजिंग कैश के बारे में भी नहीं बताया था। तो जैसे आईकेप ने किया वैसे ही हमने भी कर दिया एक दफा, ओपनिंग और क्लोजिंग 0 अज्यूम किए। बाकी सब कुछ आपकी क्लास में कल लिखा हुआ, सिर्फ कैटरिंग सेल पिछली क्लास में बच्चों ने बताया, वो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, वो उन्होंने बता दिया। ठीक है, सारा कुछ निकलने के बाद बैलेंसिंग फिगर में हमने
क्रेडिट साइड पे जब आई तो हमने कहा कि ये क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, जीरो अज्यूम किया है। ये जीरो आज उसने बताया नहीं था, ये जीरो हमने आज अज्यूम किया है। अच्छा, ये ज़हन में रखना, पिछले दोनों सवालों के अंदर उसने बताया था, ये हमने अज्यूम किया है। ओके, अच्छा, अब साथ ही ये पॉइंट भी नजर आ गया, क्लब हैज अ फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी एंड मैक्सिमम 1 मिलियन रिकवरेबल है अंडर दिस पॉलिसी। तो फिर एंट्री कुछ ऐसी बन गई इस लॉस की एंट्री बन गई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट करंट एसेट्स में, ठीक है, लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में डेबिट 6242 से, और कैश क्रेडिट नजर आ रहा है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट आई कैप ने भी यही किया, हमने भी यही किया। इससे ये भी हुआ कि हमारे 3 सवाल एक जैसे हो गए। लेकिन इसमें एक मजबूरी ये हमें पेश आई कि हमने ओपनिंग क्लोजिंग कैश को जीरो, ओपनिंग तो कहीं गिवन नहीं था, क्लोजिंग को भी हमने जीरो अज्यूम किया। ठीक है, यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब कोई बच्चा उठा और उठ के कहने लगा ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ना हुई, ये कैसे आपने कह लिया? मैं कहता हूं कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि 7242 नहीं पढ़ा, तो अज्यूम करो पढ़ा है, इसको बैलेंसिंग निकालो और कहो उस बेचारे के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। तो ऐसा भी कर सकते थे आप, क्योंकि क्लोजिंग क्लियरली बताया नहीं हुआ। ऐसी सूरत के अंदर आपकी ये एंट्री नहीं बनती, ठीक है, और ये क्लोजिंग आपका कैश बैलेंस शीट में नजर आता। तो मसला ये है ना, एक चीज ये डेबिट में दिखाओ, ये डेबिट में यहां ना दिखाओ, यहां से क्रेडिट करके जिस डेबिट को कहीं और दिखा दो, तो डबल एंट्री है ना। डबल एंट्री नहीं की, एक एंट्री डबल एंट्री सिस्टम में नहीं की, तब भी बैलेंस शीट टैली होनी है, कर दोगे तब भी बैलेंस शीट टैली होनी है, ठीक है ना। इसलिए सवाल के सिर पे तो कोई असर पड़ना नहीं, लेकिन ये बात भी बच्चे कर सकते हैं। मैं लास्ट टाइम तक कहता था कि ऐसा करो, लेकिन इस दफा मैंने पिछले 2 सवाल पहले करवाए ना, ये बाद में करवाया, तो मुझे जरा अच्छा लगा कि मैं इसको पहले उस जैसा बना लूं। तो एक अजम्पशन लेकर उस जैसा बनाया, ठीक है, और एक ये भी हो सकता है अगर कोई कहे तो, ठीक है। लेकिन मैं बहरहाल अब इसको ये कह रहा हूं कि एक जैसे 3 सवाल बन जाएं। मैंने इसको कहा जीरो, ये अज्यूम किया हमने, ठीक है, ये अज्यूम किया हमने, ये क्या है जी, जीरो है, अज्यूम करना पड़ा, ठीक है, माजरत के साथ। तो फिर कहीं जाके ये 7242 निकलता है। लेकिन इस तरह से ये फायदा होता है कि अब हमारे 3 सवाल एक जैसे हैं, एग्जेक्टिव क्लब, लेयर क्लब, सीरियस क्लब। इन तीनों में फ्रॉड का डिटेक्शन कैसे हुआ, हमने कैश के लेजर को बनाया और उसमें सारी चीजें आसपास से डालकर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ निकली, तो उसे मिस अप्रोप्रिएशन कहा। इस सवाल में और सीरियस क्लब में इंश्योरेंस पॉलिसी थी, कुछ इंश्योरेंस वालों ने भरा, बाकी हमने, जबकि दरमियान वाले लेयर क्लब में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, तो इंश्योरेंस क्लेम जीरो आया था, सारे का सारा लॉस हमारा बना था। ये भी एक तरह के सवाल हैं। एनपीओ के भी इस टाइप के सवाल अब एक जगह पे कूजे में इकट्ठे हो गए। कोई मसला? ये ऐसी चीजें ही होंगी बेटा हर रोज रिवीजन क्लासों में। कोई नया आपको अगर ये लगता है ना कि पीपीई का नोट मैं दोबारा बनवा रहा हूँ, तो बहुत माजरत के साथ ऐसा काम नहीं हो सकता, ना ये कभी जिंदगी में किया है ना इस दफा होगा, ठीक है ना। आप समझे जी पीपीई का फैम वाला सवाल दोबारा कर रहे हैं जी, क्यों जी, क्यों करें? बिल्कुल जी, जो रहता है उसकी भी एडजस्टमेंट डिस्कस होंगी, एडजस्टमेंट डिस्कस होंगी। सवाल पूरा करना है तो फिर अगली बार आइएगा, आना चाहेंगे नहीं तो फिर इंशाल्लाह इस दफा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो रही हुई होती हैं, लेकिन वो ऐसी जरूरी चीजें होती हैं कि उससे चीजें समराइज हो रही होती हैं और कोई ना कोई चीजें रही हुई होती है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल तैयार श्यार होकर आया करें, लेट भी ना हुआ करें आजकल, बल्कि आपकी क्लास लेट होती नहीं है, सुबह वाली होती है, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ थे हम, कहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ये अभी सारा कुछ, ये ठीक है जी। अच्छा जी, 15 के अंदर कितने बच्चों ने 15 ट्राई किया? कितने बच्चों ने 15 ट्राई किया? देखो अब इतनी कम ट्राई के ऊपर मैं क्या डिस्कस करूं, जरा पीछे मुड़ के देखो कितनों ने 15 ट्राई किया। अच्छा हम हाथ भी बधा लेने, कितने फ्रॉडी है सारे, तो फ्रॉडना जी। अच्छा सुने इधर भाई, देखें प्लीज, खामोश रहें बेटा, खामोश रहें, सबसे अहम बात अभी रहती है। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर वो उसमें देर हो जाएगी, ठीक है, फिर सारा नाम भी आ जाएंगे, फिर आपका कसूर होगा, क्योंकि होमवर्क में तो सवाल चला जाना है। एक होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया है, जालिब वाला सवाल, हिम्मत कर लो, कोई नहीं। आखिरी दिनों जैसे वो कुर्बानी के बकरे के होने लगे ना, तो वो पूरा जोर लगाता है छुरी के नीचे, ठीक है ना, आखिरी जोर समझ के लगा दो आजकल। मतलब थोड़ा सा मुझे पता है ये है बात थोड़ी ओवरलोड बन रही है कि आप 2 सवाल एक ही सीटिंग में करें, 1.25 घंटा लगाएं, फिर 1 सवाल आप और होमवर्क में दे रहे हैं। सर इतना होमवर्क मेरा दिल है कि कर लो, बाकी जिसकी मर्जी है करे, जिसकी नहीं मर्जी अगली बार कर लेगा, वो अगली बार मान लेगा इस बात को। अच्छा गर्मियों में ये अच्छी अटेम्प्ट है, ये 1 महीना पढ़ लेना, इंशाल्लाह पास हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। कमी बेशी सेशन की सारी निकल जाएगी, क्योंकि ये अच्छा वाला सेशन है। सर्दियां हैं, बिजली हो ना हो, आप मोबाइल की रोशनी पे पढ़ सकते हो, मोमबत्ती जला के पढ़ सकते हो, गर्मी लगती नहीं है, रातें लंबी हैं, सुकून से पढ़ो, 6 से 8 घंटे सो, आप पास कर सकते हो। ये बड़े बड़े लायक बच्चे इन दिनों में ना पढ़ के फेल होते हुए मैंने देखे हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी और टीचिंग लाइफ में भी। और बड़े बड़े एवरेज से स्टूडेंट जो सिर्फ क्लासेस लेने तक, ये सारे चेहरे वो नजर आ रहे हैं जो आते थे। हाइब्रिड में भी कुछ हैं, दूसरे नजर आते हैं जो पक्की सीट ही पक्की है उनकी, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो आते रहे सेशन में, तो ये वही लोग हैं जो पर्चे में पास होने वाले हैं इंशाल्लाह। बस ये देख लो कि आखिरी महीने के अंदर आप पास ही होने की नीयत करके जा रहे हो या फेल होने की।
मैं बता रहा हूं आपको कि ये टाइम में बड़े बड़े मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट मेहनत करके पास हो जाते हैं, और बड़े बड़े आइंस्टाइन किस्म के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम में फेल हो जाते हैं ना पढ़ के। 12 से 13 14 घंटे इफेक्टिव। मैं रोज ये बात आपको याद दिलाता रहूंगा, और ये तैयारी अब से शुरू है, आपकी शुरू है तैयारी, पता है ना आपको जी। अच्छा जी भाई, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, दोबारा बता दें। हाइब्रिड वाले भी हाथ खड़ा करें। आज हाइब्रिड की हालत को लड़कों की बेहतर है, लगता है उनको गुस्सा आ गया, पढ़ाई शुरू कर दिया उन्होंने, सोचा अब तो पास कर ही डालें, डू और डाई है अब तो, मेक और ब्रेक है अब तो। सुने, बच्चे कम अटेम्प्ट करके आए। ये सवाल बहुत आसान है। मैंने कल जैसे यूटिलिटी की एग्जांपल ली थी, मैंने कहा था जी सबसे पहले जैसे डी है, डी मिसिंग है, कोई नहीं, यूटिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी नजर आ रहा है, बोलो कितने गया, इधर बनाया था। यूटिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग नहीं है, ब्रॉड डाउन मिसिंग है, लेकिन बाकी सारी चीजें गिवन थी। जैसे रिसीट पेमेंट में आए तो रिसीट पेमेंट में आए तो पेमेंट साइड पे यूटिलिटी पेड नजर आ रहा है 214 कैश। इनकम एक्सपेंडिचर में आए तो एक्सपेंसेस में यूटिलिटीज एक्सपेंस नजर आ रहा है 221। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी कितनी आ गई, ये 18 आपने लिख दिया जहां पे जाके जी, वर्किंग वन में 18 निकल आया। ऐसे ही मिसाल के तौर पे एक और बताता हूं, रेंट ऑफ टक शॉप इनकम्स में गिवन है, और इधर रेंट नजर आ रहा है एसेट्स में, यानी रिसीवेबल होगा। तो ओपनिंग नजर आ रहा था, क्लोजिंग मिसिंग था। इनकम मिल गई 252, और कैश रिसीट साइड पे ढूंढोगे जाके तो वो भी मिल जाएगा 248। तो बेटा इस तरह से ना आपने करते जाना है। हल ये है कि जो भी चीज मिसिंग है एक बार उसका लहजा तो बनाओ अल्लाह का नाम लेके। इन 3 को बेशक छोड़ दो, एबीसी को छोड़ दो, बाकी सारे तो करो, ठीक है। हाँ जी, उसमें ना असल में ये LM का मतलब ये होता है कि ये चीज भी मिस ना, मतलब इसका नाम भी मिसिंग है, और ये कुछ स्क्रैप सेल थी गालिबन, जहां तक मुझे पिछले अटेम्प्ट में करवाया वो याद रहता है, डिस्कशन याद आती। बहरहाल ये सवाल को आप अटेम्प्ट करें, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करें, ओके। अच्छा जी, आप आए आज की मेन बात पर। मेन बात आप शुरू करते हैं। ओ कितने गया ये पास पेपर 5, ये तो होमवर्क में दे दिया ना। पास पेपर 5 जो होमवर्क में देना है, इसको जरा समझ लें एक बार थोड़ा सा। ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़े ना तो रिक्वायरमेंट में लिखता है रिसीट पेमेंट, समरी ऑफ रिसीट पेमेंट बना दो। मैंने कहा था ऐसा हो सकता है, हुआ पड़ा है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपके साथ जो टर्म टेस्ट में जो सवाल था, रीसेंट अटेम्प्ट वाला था बाय द वे, ठीक है। जो टर्म टेस्ट में इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल था वो रीसेंट अटेम्प्ट वाला था, ठीक है ना। उसमें सिर्फ बैलेंस शीट मांग ली उसने, नहीं मांगी इनकम एक्सपेंडिचर। हो सकता है आपसे रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर मांग ले, बैलेंस शीट ना मांगे, क्वाइट पॉसिबल। तो भाई चीजें गिवन होती हैं, 2 चीजें गिवन है, तीसरी निकाल लोगे बैलेंस, 3 गिवन है, चौथी जो चीजें गिवन होती हैं वो लिखते जाओ, सवाल होता चला जाता है, ठीक है। अब इस सवाल को देखो। सवाल में सबसे पहले आपको नजर आ रही है कुछ एसेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये बिल्डिंग है। मैं इसे एक का लेजर बना रहा हूं, बाकी सारे आप बनाएंगे, लेकिन ये बड़े ध्यान से देखने वाली चीज है। कहता है जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, डेप्शन फॉर द ईयर हैज बीन क्रेडिटेड डायरेक्टली टू एसेट अकाउंट, मतलब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाएंगे, ठीक है। और फिलहाल मैं सिर्फ बिल्डिंग को ले रहा हूं। बिल्डिंग का रेट 5% है। फर्नीचर एंड बुक्स वो कोई होंगी अकाउंटिंग बुक्स वगैरह, ठीक है, ऊपर एसेट नजर आ रहे हैं, वो 10%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20% है। अगली एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन की कोई बात होगी, वो आप पढ़ लेना इंशाल्लाह, ठीक है, कर लोगे। अब सवाल के अंदर सिर्फ ये बता दिया उसने कि ओपनिंग बुक वैल्यू है, जरा ध्यान से देखना, ओपनिंग परले पासे पे आ जाए 6042। मैंने पिछली कहा था ना पहले 6438, मैंने क्लोजिंग वाला ओपनिंग में लिख दिया था, आदत जो पड़ी हुई थी, तो ध्यान से देखा करो। क्लोजिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये कह रहा है कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे है, और सवाल ये कह रहा है कि डेप्रीसिएशन इसी अकाउंट में हमने बैंक की है, ठीक है। और सवाल ये कह रहा है कि डेप्रीसिएशन जो है वो 5% है। तो अगर डेप्रीसिएशन 5% है तो ये फिर 95% होगा कि नहीं। ऐसे ही एक छोटी सी एग्जांपल ली मैंने कहा जी कॉस्ट मिसाल के तौर पे 100 रुपये है, डेप्रीसिएशन रेट 5% है, 5% बुक वैल्यू मेथड लगा लेता हूँ, 5 आ गया, ठीक है। 95 आ गया, इस 95 पे 5% लगाओ, 9 पॉइंट कितना 4.75 बुक वैल्यू बताओ 90.25। अब कैलकुलेटर उठाओ, लगाओ 100 के ऊपर 95%, फिर 95 पे लगाओ 95%, मतलब समझ आती है ना बात।
तो यूं मैं कह सकता हूं, ये सिर्फ कहने के लिए समझाना था, कुछ करना नहीं, ये कैलकुलेशन और तरह से है। मैं कह सकता हूं कि क्लोजिंग बुक वैल्यू अगर रेट ऑफ डेप्शन 5% है तो क्लोजिंग बुक वैल्यू ओपनिंग का 95% है। क्लोजिंग बुक वैल्यू ओपनिंग का 95% है। ऐसी वैसे मेरे दिल में आ रही थी। खैर, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्लोजिंग कितना है जी? 95%। कैसे पता चला? 5% डेप्रिसिएशन जो निकल गई यहां से, ठीक है, ओपनिंग से यहां तक आते आते। फिलहाल मैंने एडिशन को अज्यूम नहीं किया। अब मैं अपना अजीज अजजान फॉर्मूला पकड़ूंगा। गिवन है मुझे क्लोजिंग 6438.15, ठीक है। ये गिवन जो है ये 95% है। मैं चाह रहा हूं मुझे 5% की फिगर मिल जाए, तो बताओ कितना है? 338.85। अब जरा बैलेंस करके देखो, ये लेजर बैलेंस होता है? बैलेंस नहीं हो रहा। कैश आ रहा है इस तरफ 753, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये एडिशन भी हुआ है। अब आप मुझे आके फिर पकड़ लोगे। आप कहोगे अगर सिर्फ ओपनिंग ही होता तो हम आपकी बात मान लेते कि वो 100 था, उनकी डेप्शन 5 माइनस हुई तो ये 95 है। आपने 753 भी वहां लिख दिया। वो किस दिन आया? तो मैंने कहा जब सवाल में ना लिखा हो डेट ऑफ एडिशन तो साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं। तो एक अंडा बना लेते हैं यहां पर, और इस अंडे के अंदर जो दोनों आ रहे हैं वो दोनों साल के पहला दिन है, यानी दोनों को ओपनिंग समझ लो एक तरह से, ठीक है। तो अब मैं यूं कह सकता हूं कि ये 100 है, ठीक है। इसमें से 5% डेप्रिसिएशन माइनस हो जाए तो बाकी कितना आ जाता है? अब ये डेप्शन एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा जो उसने रिक्वायर किया हुआ है, और ये कैश आपके रिसीट पेमेंट में जाएगा। कैश फ्लो की तरह से यहां पे आज कैश ही निकलवा रहा है, हो सकता है, तो बोलो ठीक है। अब इसी तरह से आपने बाकियों के साथ करना है। नेक्स्ट है फर्नीचर और बुक्स, इन दोनों का रेट 10% है। जरूरी नहीं हर लेजर में कैश बैलेंसिंग आएगा, कुछ में आप ये देखोगे क्लोजिंग लिखोगे, ओपनिंग लिखोगे, डेप्शन निकालोगे और बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा, मतलब उसमें एडिशन नहीं होगा, ऐसा भी होगा। तो ये ऐसे सारे लेजर आपने पूरे करने हैं, ठीक है ना। बस जहां पे 10% होगा, फर्नीचर के केस में 10% होगा, तो ये क्लोजिंग 90 है तो ये 10 होगा। उसके बाद इक्विपमेंट है, तस्वीर बना, इक्विपमेंट 20% है तो इक्विपमेंट के केस में ये 80 हो जाएगा और ये 20, ठीक है। अच्छा, अब उससे आगे वाले लेजर्स वही हैं जी। इन्वेस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, कैश, ठीक है, प्री पेमेंट्स, एक्रूअल्स, ये सब कुछ आपको पता है। आपने बस ये लेजर्स ओपन कर लेने हैं। सीखने वाली बात सिर्फ ये थी, ठीक है। तो ये सवाल 10 से 15 मिनट का, ज्यादा टाइम नहीं लेगा इंशाल्लाह। इसको भी साथ में आपने करना है। तो आज के लिए इतना ही। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। जालिब वाला सवाल दोनों तरह से, और पास पेपर 5 गुलशन क्रिकेट क्लब, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। क्या लेक्चर नंबर क्या है? 100 है ना जी भाई। ये जरा समरी सामने ही रहे, ठीक है। कुछ काम किए हमने और कुछ होमवर्क में है, ठीक है। तो ये 2 सवाल होमवर्क में हैं, पास पेपर 5 और जालिब वाला जो टर्म टेस्ट में है। अल्लाह हाफ़िज़।